Yes, good evening to all of you friends. We start a class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, true false में वोट करें. उदय, प्रणय, हर्ष, पिंकी, शिवानी, नवनीत, अंकिता, विश्वरतन, पीवन, आंसर इज यस. वी मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडोन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट विल वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो और क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म में पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा. तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी पिलर 4 बी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, एलपीजी रिफॉर्म्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब कल कंप्लीट किया था. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें अलग मुद्दे देखते हैं. फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टेक्सटाइल, और फिर सर्विस सेक्टर, ई कॉमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब चीजें देखेंगे. इसमें भी कल तक जो पढ़ा था उसके पीवाईक्यू है, लेकिन आप जानते हैं जो बीच में 5-5 मिनट की ब्रेक लेते हैं उसको उसे सॉल्व करेंगे. तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्जेक्टली इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? व्यापार में सुगमता का मतलब क्या है? दिल्ली में बंदूक खरीदनी है तो आपको 19 डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं. रेस्टोरेंट खरीदना है तो 45 डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं. यानी कि देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफ यू वांट टू सेट अप अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली. तो इसी को बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता. कि कोई देश में बिजनेस शुरू करना चलाना कितना ईजी या डिफिकल्ट है. अब उसके लिए वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट बनाता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती थी 2018-19 तक आई, फिर 2020 में नहीं आई. उसका कारण कि उस पर आरोप ये लगा कि यहाँ पर चाइना का रैंक अच्छा बताया जाता है, जबकि डेटा फेक है, डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है डेटा में. तो फिर उन्होंने बंद कर दिया. तो इसलिए हम अब उसको पढ़ेंगे नहीं, हालांकि उसके कुछ हम वर्ड समझ लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब हुआ. तो फिर कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो उसमें कितनी सुगमता है, उसके रैंकिंग होंगे. कंस्ट्रक्शन की परमिट आसानी से मिलती है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जल्दी मिलता है कि नहीं, प्रॉपर्टी जल्दी रजिस्टर होती है कि नहीं, लोन आसानी से मिलता है कि नहीं, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन है कि नहीं. या माइनॉरिटी मतलब धर्म के आधार से नहीं. सपोज एक कंपनी है जैसे रिलायंस, उसके अंदर मुकेश अंबानी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो, तो मेरे आपके जैसे लोगों ने जो पैसा डाला था, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. दैट टैक्स भरना कितना आसान है, बॉर्डर के इंटरनेशनल ट्रेडिंग कितना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट. सपोज आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा या इस दिन पे आपको डिलीवरी दे देगा, पर वो नहीं करे, कोर्ट में जाए तो कितनी जल्दी इंसाफ मिलता है. रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जो हमने पिलर 1 में देखा, बेड लोन का मामला. तो ये सबके अंदर मतलब आपके क्या परफॉर्मेंस है, ऐसे 10 इंडिकेटर वो चेक करते थे. हालांकि अब तो ये रिपोर्ट बंद हो गया, तो हम इसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा पूछा कि जो वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसके अंदर 10 इंडिकेटर है, तो उनमें से कौन से इंडिकेटर में इंडिया का रैंक अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, ऐसा पूछा. अब आप सोचो हम ओवरऑल तैयार करके जा सकते हैं कि सपोज पहले 100 रैंक था, फिर 80 रैंक हुआ. ये क्या कह रहा है, नहीं, ये जो 10 इंडिकेटर है उसके अंदर मान लीजिए 2018 में इंडिया का रैंक हो टैक्स पेमेंट में 119 और 2019 में हो जाए 121, तो इधर डाउन हुआ. ऐसा एक उसने रैंक पूछा था. तो इतना तो कोई रट के जा नहीं सकता. वो करने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, तो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए. और खुशी की बात अब ये है कि ये तो रिपोर्ट डिसकंटिन्यू हो गया ना, और उसमें भी नाम आता है आईएमएफ चीफ का, कि उसने वर्ल्ड बैंक पे प्रेशर डाला था कि तुम चाइना का सब डेटा फुल गुलाबी दिखाओ. खैर, दैट वाज द रिपोर्ट. ऐसे और भी रिपोर्ट बहुत सारी रिपोर्ट है, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी रिपोर्ट बनाऊंगा. उसका कोई एंड नहीं है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ याद रहे तो बेस्ट, अदरवाइज डोंट वरी टू मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स. हैंड आउट में दिया है. खैर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए बजट में क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं. तो ये जो लेटेस्ट बजट है उसमें काफी सारे रिफॉर्म लिए गए. आपने जीमेल आईडी बना दिया, फिर हर दूसरी वेबसाइट में नया आईडी बनाने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जांपल आपको इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना है, तो क्या मैं नया यूजर अकाउंट खोलना है, उसमें होता है ना कंटिन्यू विद गूगल, तो गूगल ही आपका उसमें यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट करके चला जाएगा. उसी तरह बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज, जीमेल आपका कॉमन आइडेंटिफायर है. देन यू डोंट हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट इन एवरी वेबसाइट. वो जीमेल का आईडी लेके एक्सेप्ट करके आपको लॉगिन करवा देगा. लेकिन अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहें तो बहुत सारे अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं, नंबर लेने पड़ते हैं. इनकम टैक्स बनने के लिए पान कार्ड नंबर, जीएसटी बनने के लिए जीएसटी नंबर, जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूरों का ईपीएफओ का पैसा कट करके जमा करने के लिए एलआईएन लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर कंपनी अपने आपने रजिस्टर कराया उसमें बैलेंस शीट का डेटा अपलोड करना, उसका सीआईएन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर आप एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसकी सब स्कीम का लाभ लेना है, यू वांट टू अप्लाई फॉर सम वेलफेयर स्कीम फॉर एमएसएमई, तो उसके लिए अलग से उद्यम नंबर लेना पड़े. तो इधर ही आधा दर्जन तो नंबर लेने पड़े. तो लेटेस्ट बजट ने कहा कि इतने सारे नंबर क्यों लेने. अब से ये करते हैं कि आपकी कंपनी का जो पान कार्ड नंबर है उसी को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मान लेंगे, और बाकी जितने काम करने हैं तो उसमें नया नंबर नहीं लेना, बस उसी नंबर को करके ओटीपी आ जाएगा और आप सब सबमिट कर देना. तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. वरना सोचो ये 5 वेबसाइट के 5 यूजर नेम, नंबर और पासवर्ड की डायरी लेके चलनी पड़े हमेशा. सो इट विल बिकम वेरी इजी. आपको मल्टीपल सब लॉगिन आईडी पासवर्ड याद नहीं रखने होंगे. तो कंपनियों को तो फायदा है, हैप्पी स्माइली, सरकार का भी फायदा है. क्योंकि आप सोचो आपका पान कार्ड नंबर हर जगह यूज हो रहा है, तो उसको पता चल जाएगा आप क्या क्या खेल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अगर 2 नंबर के काम हो रहे हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग द राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस, दे विल बी एबल टू ट्रेस यू. और बैंकर को भी मजा है क्योंकि आपके हर जगह पान कार्ड नंबर से सब डेटा गया है, तो वो सारी चीजों को एग्रीगेट करके देख सकते हैं आपकी कंपनी का कितना परफॉर्मेंस है, कितना टैक्स भरते हो, फाइनेंशियली आप साउंड है कि नहीं. देन यस, आपकी लोन जल्दी जल्दी पास कर देंगे. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा, यूनिफाइड फाइलिंग पोर्टल बनाएंगे. कंपनी एक्ट में कहा गया कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को कॉर्पोरेट अफेयर्स मीटिंग में जमा करना होगा, तो उसका अलग पोर्टल है, कुछ एमसीए 21 या स्पाइस पोर्टल है कुछ. ये सब टीडीएस का पैसा स्टाफ का कट हुआ, वो सब बनने के लिए सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस का अलग पोर्टल है, जीएसटी बनने का अलग पोर्टल है, ईपीएफओ का भी रिपोर्ट बनने के लिए अलग पोर्टल, लेबर मिनिस्ट्री का, पॉल्यूशन कंप्लायंस के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का अलग पोर्टल है. तो भले आपका पान कार्ड नंबर ही है, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना 4 वेबसाइट पे, पान कार्ड नंबर डाल के डेटा अपलोड करना पड़े. तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा भी क्यों करना है, एक ही वेबसाइट बना देते हैं, उसमें आप जाओ यूनिफाइड फाइलिंग पोर्टल और सारा माल अपलोड कर देना, और फिर वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को पहुंच जाएगा. सो अगेन इट विल क्रिएट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. फिर लेटेस्ट बजट में कहा विवाद से विश्वास 1. ठीक है, हमने इनकम टैक्स में ये सब पढ़ा था, वो अलग चीज थी, डू नॉट कंफ्यूज. इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, फिर आपको केस सेटल करना है, उसका विवाद से विश्वास वो अलग चीज थी जो हम पिलर 2 बी में देख चुके हैं. दैट इज सेपरेट, दिस थिंग इज सेपरेट. यहाँ ऐसा है, कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, छोटा उद्योग है, उसने गवर्नमेंट के लिए रोड बनाएगा, स्कूल की चेयर टेबल व्हाइट बोर्ड सप्लाई करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया था. लेकिन कोरोना के चलते उसने सही टाइम से सही क्वालिटी से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया. तो क्या होगा कि जनरली आप गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट करें तो गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, सपोज 1 लाख लिया, और फिर अगर आपने ये सब काम पूरा नहीं किया तो वो सब जब्त कर लेंगे, दे विल कॉन्फिस्केट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट. यस, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, कोरोना के चलते ये सब हुआ था. तो अगर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें एमएसएमई ने अच्छा काम नहीं किया है और हमने उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्फिस्केट की थी, तो उसमें 95% वापस उसको रिफंड कर देंगे. तो लाख रुपए उसका जब्त किया था, तो 95 वापस हो जाए, मतलब पेनल्टी एक प्रकार से समझो 5% की लगेगी या 5000 या जो भी रकम होगी. सो दिस इज विवाद से विश्वास नंबर 1. उसके बाद सपोज कोई दूसरी बड़ी कंपनी है जैसे लार्सन एंड टुब्रो, जीएमआर ग्रुप,
अदानी ग्रुप, जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया हो कोई रोड या कुर्सी बनाने का गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सही टाइम पे सही क्वालिटी पे उन्होंने फिनिश नहीं किया और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हुई हो। अब स्वाभाविक है वो तो एमएसएमई नहीं है, तो कुछ उनको रिफंड नहीं आएगा, तो वो तो फिर कोर्ट में जाएंगे कि हमारा पैसा रिफंड करो, ये तो कोरोना के चलते कुछ हम नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ये सब में कोर्ट में केस मत करो, लेट अस सेटल द थिंग्स आउटसाइड द कोर्ट। कि एक तरफ ये सब रोड कॉन्ट्रैक्टर होंगे, दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर होंगे, आईएएस ऑफिसर बोला है तुम्हारा रोड अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और फिर ये सब लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपस में ही समझौता कोर्ट के बाद सेटल कर लेंगे कि जो भी इतना पैसा आप कट कर लेंगे या ये 2 महीने और देते तुम रोड कंप्लीट कर दो वगैरह। सो दैट इज विवाद से विश्वास नंबर 2। तो कुल मिलाकर कितनी स्कीम हुई? 2 स्कीम हुई। विवाद से विश्वास नंबर 1 कि एमएसएमई का सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गया था तो 95% रिफंड, और विवाद से विश्वास 2 कि बाकी कोई कंपनी और गवर्नमेंट का झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट के बाद उसका सेटलमेंट करना है तो कर लेंगे। सो दिस इज डन टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक्सिस बैंक में आपका बैंक बैलेंस है, टाटा म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड का पैसा है, एलआईसी में इंश्योरेंस का पैसा है, आरबीआई से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने खरीदा, ये सब करके मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ है। तो आपको अगर बैंकर को दिखाना है कि भाई देखो मेरे पास 5 करोड़ है और मेरा लोन पास कर दो, मैं तो रिलायबल पार्टी हूँ, सो देन यू हैव टू शो स्क्रीनशॉट ऑफ 4 वेबसाइट्स, 4 वेबसाइट का प्रिंट आउट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा ये सब क्यों करना है? जो ये अकाउंट एग्रीगेटर टाइप की एनबीएफसी कंपनी आजकल बन रही है, जिनके बारे में हमने पिलर 1 बी में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी, कि जो ये सारा डेटा एक जगह पर कंबाइन आपको दिखाती है, तो वही सब डेटा बैंकर को दिखा दो और आपका लोन एप्लीकेशन जल्दी पास कर दे। ऐसा जो भी लीगल फ्रेमवर्क सुधार करना है, आरबीआई को बोल के रूल्स चेंज कराने वो हम करेंगे। तो इससे फायदा क्या है कि ये जो भी अकाउंट एग्रीगेटर है वो डेटा से आपका लोन पास हो जाए। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि देखो ऐसे जो भी अकाउंट एग्रीगेटर है उनके साथ जीएसटीएन पोर्टल को भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो फायदा क्या, आप एक बिजनेसमैन है, हर महीने मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का जीएसटी भरते हैं, तो वो सब चीज भी आपको वही सिंगल स्क्रीनशॉट में आप दिखा सकते हैं उस बैंक मैनेजर को कि मेरा बैंक बैलेंस इतना, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और मैं जीएसटी इतना भरता हूँ। तो देख भाई मैं बहुत मालदार पार्टी हूँ, लाखों का जीएसटी भरता हूँ, मेरा लोन जल्दी पास कर दो। सो इट विल हेल्प द बिजनेसमैन टू गेट द लोन अप्रूवल्स इन अ फास्टर स्पीड। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आप एटीट्यूड ऐसा हो कि काम करेंगे नहीं, अभी तो लंच ब्रेक है वगैरह, तो गवर्नमेंट ने कहा उनको मिशन कर्मयोगी वाली ट्रेनिंग देंगे ताकि बाद में उनका दिल बहुत पिघल जाए और वो गुलाब का फूल लेके बैठे रहेंगे, आप जैसे जाएंगे तुरंत आपका काम खत्म कर देंगे। तो दैट इज मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग। आपके पास अलग अलग आईडी कार्ड्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका एड्रेस होगा, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसमें आपका एड्रेस लिखा होगा, आप एजुकेशन की कोई स्कॉलरशिप लेते हैं तो उनकी वेबसाइट पर आपका एड्रेस लिखा होगा। अब किसी दिन मान लीजिए आपके पेरेंट ने ट्रांसफर हो गया या कहीं और दूसरी कंपनी में वो चले गए, तो उनको हर जगह अपना ये सब डेटा अपडेट कराना पड़ेगा, एड्रेस मेरा नया ये अलग है, तो अगेन वो तो हेडेक का काम है ना, इतनी 5-25 वेबसाइट पे जाके एडिट करते हो मेरा न्यू एड्रेस। तो गवर्नमेंट ने कहा इसमें भी हम करेंगे कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपडेटिंग द एड्रेस, ये कोई पोर्टल होगा उसमें एक ही बार आप एड्रेस अपडेट करो, ऐसे सब हर जगह पर आपका एड्रेस वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। सो दीस आर थिंग्स इन 2023 बजट। उससे एक साल पहले चलते हैं 2022 में, तो 2022 बजट में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की काफी बातें हुई थी, लेकिन वो सब चीजें जुड़ी बातें थी, तो वो मेंस में लिखने की बात है, बहुत दिमाग प्रीलिम के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं। कलेक्टिवली सरकार ने कहा कि हम सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 करेंगे, तो हम लोग देख रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी के साथ जुड़ा एक और कंसेप्ट है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, आपको क्या लगता है क्या क्रोनी कैपिटलिज्म? क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसी चीज है कि जहां उद्योगपति अपनी मेहनत या रिस्क टेकिंग एबिलिटी के चलते सक्सेस नहीं पा रहा है, किंतु राजनीतिक वर्ग से सांठगांठ के चलते तरक्की करते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच बिजनेसमैन थ्राइव नॉट बाय हार्ड वर्क बट बिकॉज़ नेक्सस विद द पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर्स। तो क्रोनी कैपिटलिज्म पक्षपाती पूंजीवाद है। तो वो क्या है आप समझते हैं? अब उसको और भी जो चीजें एनालिटिकल पार्ट वो मेंस में देखेंगे, इधर देख नहीं रहे। प्रीलिम के लिए हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन और कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, सिर्फ उतना देख रहे हैं। डेविड रिकार्डो को याद करो, उसको हमने फिजल डेफिसिट में भी देखा था, वो बेचारा बोला था फिजल डेफिसिट खराब चीज है, इकोनॉमिक्स और कुछ आता नहीं है। फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कुछ बोल रहा था, रिलेटिव या कंपैरेटिव या कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बारे में। फिर यहाँ पर भी वो आके कुछ बोलता है। तो डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि देखो कोई भी बिजनेसमैन, सपोज उसे टेलीकॉम का बिजनेस करना है जिसके लिए 2G लाइसेंस, 3G 4G 5G लाइसेंस लेने पड़े, स्पेक्ट्रम खरीदनी पड़े, तो एक तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा मान लीजिए 100 रुपए, फिर उसको प्रॉफिट कमाना है मान लीजिए 50 रुपी, और फिर उसने अपना ये सब टेलीकॉम लाइसेंस पास कराने के लिए या उसको स्कूल चालू करना है, हॉस्पिटल चालू करना है प्राइवेट सेक्टर में, उसकी परमिशन लेने के लिए मिनिस्टर को ब्राइब दिया होगा मान लीजिए 20 रुपीज। तो फिर ये सभी चीजें वो रिकवर तो करेगा किस पे? कस्टमर पे। तो फिर आपका बिल कितना आएगा? 170 रुपी। सो वाई प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव? क्यों प्रीपेड अकाउंट वगैरह इतने महंगे हैं? शायद ये भी कारण हो सकता है। तो इस पूरी चीज को आप क्या कहेंगे, एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? रेंट सीकिंग बिहेवियर। यहाँ पर रेंट मतलब किराया ऐसा नहीं, रेंट मतलब लूटना। कौन लूट रहा है आपको? बिजनेसमैन लूट रहा है। क्यों लूट रहा है? क्योंकि उसको ब्राइब का पैसा रिकवर करना है। तो ये जो मेंटालिटी उसे हम कहते हैं रेंट सीकिंग बिहेवियर, व्हेन कस्टमर हैज टू बियर द बर्डन ऑफ द ब्राइब्स पेड बाय द बिजनेसमैन टू द मिनिस्टर। फिर इकोनॉमिक सर्वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग और बातें हुई। मत्स्य न्याय का समापन, एंडिंग द मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है? तालाब में जो छोटी मछली है उसको बड़ी मछली खा जाती है। असल जिंदगी में तो ऐसा हम अलाउ नहीं करते। जो वीकेस्ट पर्सन है उसको भी कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में सब राइट्स दिए हैं, लेकिन उसको एनफोर्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? और जल्दी जल्दी केस निपटाना चाहिए। सो हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिफॉर्म लेने होंगे, न्यायिक प्रक्रिया तेज कैसे करें, पर वो सब एनालिटिकल पॉइंट से मेंस का मान लेते हैं, उसको मेंस में समझेंगे कब? उधर तक पहुंच जाएंगे दिसंबर वीक 4 या जनवरी वीक 1 तक। फास्टर जुडिशरी के लिए 2022 बजट ने ये पाया। अब जानते 2000 के केस होते हैं, एक होता है क्रिमिनल फौजदारी और दूसरा होता है सिविल, मतलब दीवानी। चेक बाउंस हो गया, कॉन्टैक्ट किया था उसने, रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया, मेरा पैसा वापस नहीं किया वगैरह। तो ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के डिस्प्यूट्स हैं, सिविल मैटर्स, उसमें क्या करना चाहिए? कि कंपनी एक है, कंपनी दो है, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए मांडवली बादशाह सुलेमान भाई के पास, मतलब ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर होते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो बजट में ये कहा गया कि जो कोई गिफ्ट सिटी जो है जिसके बारे में हमने पिलर 3 में देखा था, उस गिफ्ट सिटी में हम ऐसा एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलेंगे जहां पर ऐसी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की सब फैसिलिटी होगी। अब वो कैसे काम करेगा, वो जब बनेगा तो हम देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आगे का मुद्दा आता है लेबर रिफॉर्म्स। रतन टाटा ने कुछ लोगों को नौकरी पे रखा, लेकिन फिर उसने बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे कि अच्छा इन सभी मजदूरों को मैं जो मिनिमम वेजेस है, सबको सरकार कहे कि एक फैक्ट्री वर्कर को 15,000 पर मंथ देना, हाँ मैं दे रहा हूँ। फिर दूसरा की पेमेंट ऑफ वेजेस, हाँ कि उनको हर महीने पैसा देना मैं दे रहा हूँ। पेमेंट ऑफ बोनस, दिवाली पे एक्स्ट्रा पैसा देना, हाँ मैं दे रहा हूँ, उसका अलग फॉर्म भरो। इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब मेरे फैक्ट्री में जो मेल और फीमेल है उन दोनों को मैं जितना काम कराता हूँ सेम पेमेंट फॉर सेम वर्क दे रहा हूँ, महिला पुरुष को एक समान वेतन है। और ऐसे और भी दर्जन और कानून है। तो हर एक कानून का एक फॉर्म भरो, सप्लाई कंप्लायंस रिपोर्ट भरो, और लेबर इंस्पेक्टर उसकी चेकिंग करने आएगा। जितनी बार चेकिंग आएगा तो उसको चाय पिलाओ, ब्राइब दो, नुक्स नहीं निकाले, उसको अटेंड करने के लिए मैनेजर पूरा दिन उसके साथ घूमता रहे। तो ये सब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचा कि देखो इतने 4-5 कानून क्यों रखने हैं? मजदूरों को तनख्वाह यानी सैलरी देने की बात है ना, तो 4 कानून क्यों है? एक ही कानून रखो ना, लेबर कोड ऑन वेजेस, सो 1 लॉ। यहाँ पर कोड मतलब कंप्यूटर का कोड नहीं, कोड मतलब संहिता, मतलब कानून। अब याद करो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, तो वो कोड क्या था? कंप्यूटर का कोड नहीं था, संहिता। इंडियन पीनल कोड, उसमें भी कोड संहिता।
सो बेसिकली देयर विल बी सिंगल लॉ फॉर सैलरीज, उसको कहेंगे लेबर कोड ऑन वेजेस। उसी तरह मजदूर हड़ताल पे जाए, उसको नौकरी में निकाल दिया, उसका कंप्लेन करे, उसके लिए भी 3 4 कानून, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इतने कानून की जरूरत है, एक ही रखना, तो डिलीट कर दिया, आपसे क्या होगा, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तीसरा, सपोज कोई महिला नौकरी करती है, प्रेग्नेंट हो गई, जितने दिन वो नौकरी पे नहीं है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, जिसको हम कहें मैटरनिटी बेनिफिट। उसी तरह कोई एक आदमी एक ही कंपनी में 20 साल काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए वफादारी का, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। उसी तरह बाकी भी सोशल सिक्योरिटी के जो कानून थे तो 4 5 क्यों रखते हैं, एक ही रखो, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। लास्टली, मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है तो पानी के पीने का पानी का सब होना चाहिए, वाटर बॉटल या वाटर कूलर, उसको विमल खा के थूकने के लिए स्पीटून थूकदा नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में 13 अलग अलग कानून है, फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इतने कानून क्यों चाहिए, एक ही रखो ना कि वर्कर का सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन, वाटर एंड स्पीटून एंड एवरीथिंग, तो ये कानून होगा, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो कुल मिलाकर जो पहले यूनियन गवर्नमेंट के करीब 44 अलग अलग कानून थे, उन सबको डिलीट करके अब सिर्फ 4 कानून होंगे, एक होगा सैलरी का, एक होगा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर का, एक होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन और हड़तालों का, और एक होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क कंडीशन का। तो ये काम हो गए, लेकिन ये होते होते आप समझो 2020 2019 तक आ गया और अभी भी असल में ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल लेबर कोड ऑन वेजेस, तो इसमें स्पेसिफिकली आप बोलना पड़ेगा ना कि सब मजदूरों की मिनिमम सैलरी सपोज 15,000 थी, लेकिन इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया तब से 25,000 होना चाहिए, तो अपन उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो नोटिफाई अभी तक ये हुए नहीं है। तो जब तक ये नोटिफाई नहीं होते तो जो पुराने कानून है उसको ही सरकार तो चेंज करती रहेगी अंटिल अबव लेबर कोड्स या बिल्स आर इंप्लीमेंटेड, जो पुराने कानून थे उसको अमेंड करते रहना पड़ेगा। तो यही कुछ चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे प्रेग्नेंट वुमन जो फैक्ट्री में नहीं जा सकती उसको जितने दिन नहीं गई तो सैलरी मिलनी चाहिए, उसका कानून मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था। वो ओरिजिनली 1961 में बना, फिर उसको सब डिलीट करके नया कानून बनाने की बात थी। तो वो तो 2019 में हुआ और वो भी अभी इंप्लीमेंट होना तो बाकी है फाइनली। तो बीच में कुछ ना कुछ ये लोग करते रहेंगे, तो 2017 में इन्होंने चेंजेस किए होंगे कि सीधा ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को हम चेंज करते हैं। तो 2017 में ऐसे उन्होंने चेंजेस लिए, तो क्या है कि जितनी भी महिलाएं जो माइंस फैक्ट्री प्लांटेशन वगैरह में काम करती है, पहले 2 बच्चे पर उनको 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी, या अप्रॉक्सिमेटली 6 महीने तक वो नौकरी पे नहीं जाए तो भी उसको सैलरी मिलती रहेगी, पहले 2 बच्चों के लिए। फिर तीसरा बच्चा हुआ तो तब फिर आधा कर देंगे, 3 महीना मतलब अराउंड 12 वीक्स। तो ये एक सुधार किया गया। फिर ये लिखा गया मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट में, जो फैक्ट्री के अंदर 50 से उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ क्रैशी फैसिलिटी यानी शिशु गृह होना चाहिए। तो ये जो महिला जिसका डिलीवरी हुआ छोटा बच्चा लेके आई हो तो उसको वहाँ पर रखेगी, पूरा दिन काम करेगी और वहाँ उसका कोई नर्स या बेबी सिटर होगा जो बच्चे की ख्याल रखेगा, और मदर दिन में 4 बार उस बच्चे को मिल सकेगी, ऐसी सब फीचर्स है। ये भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था एक बार, तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे फीचर्स भी होते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ पेड डिलीवरी, 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, फिर एंटरप्राइज के अंदर 6 दिन में उसको विजिट करना है तो 6 बार नहीं 4 बार करना है, जो 2 बच्चे से ज़्यादा तीसरा बच्चा हुआ तो उसको कम बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब आप एलिमिनेशन मेथड से चलो तो जो जवाब आए। खैर अब वो पुरानी चीज़ इसको याद करके जाना ऐसा नहीं, बट दिस इज टू शोकेस कि इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। तो जब आप कोई कानून पढ़ रहे हैं तो कैजुअली व्हाट्सएप से ऐसा ऊपर ऊपर देख लिया ऐसा नहीं कि ओके देयर इज अ मैटरनिटी बेनिफिट है। हाँ तो भाई वो तो पूरी दुनिया पर उसमें लिखा गया 6 महीने का मिला 3 महीने का क्या लिखा है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। ओके अब लॉजिकली आगे बढ़ते थे। प्रेग्नेंट वुमन थी, बच्चा डिलीवर हो गया, तो क्या इस बच्चे से चाइल्ड लेबर करा सकते हैं? जवाब है हाँ। याद रखना है लेस देन 14 ईयर का बच्चा है तो भी मजदूरी करा सकते हैं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये सब बच्चों ने अपनी पूरे बचपन कंप्लीट कर दिया, टीवी सिनेमा स्पोर्ट्स वगैरह में वो नौकरी कर सकते हैं, सर्कस में नौकरी कर सकते हैं ऐसा लगता है। दूसरा, स्कूल खत्म होने के बाद सपोज वो अपनी फैमिली एंटरप्राइज किनका ये फूलों की दुकान हो या कोई ग्रोसरी स्टोर हो, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल आवर्स शाम को वो उस दुकान पे बैठे तो वो भी अलाउड है। तो यानी चाइल्ड लेबर लेस देन 14 ईयर आल्सो अलाउड। अब आप याद करो पिलर 3 सी में हम समझ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कि उसमें यूएसए कहता है हम कहीं ऐसा सब होना चाहिए, तो स्वाभाविक है वहां पर ये सब चीजों की शायद मनाही हो या उसमें रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो। तो उसी तरह हम यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, पर यूरोपियन यूनियन ने ये सब गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये 25 और सेफगार्ड होने चाहिए, इसलिए हमारी डील्स कंप्लीट होने पाते। एनीवे सो लेस देन 14 इयर्स का चाइल्ड लेबर अलाउड है, द आंसर इज यस इन सिलेक्टेड सेक्टर इट इज अलाउड। फिर 14 टू 18 इयर्स का है जो बालक, उसका क्या? नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकता है, मतलब सपोज कि ये जो केमिकल फैक्ट्री होती है, पेस्टिसाइड पटाखे, इन सब में नहीं, उसके अलावा नहीं कर सकता। हैजार्डस फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकता, तो फायर क्रैकर एसिड कार बैटरी पेस्टिसाइड ये सब में काम नहीं कर सकता। और 14 टू 18, फिर मोर देन 18 या 80 के ऊपर चला गया, 80 क्रॉस कर दिया, फिर तो जहाँ उसको नौकरी करनी हो कर सकता है। ऑलराइट, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन उसका कानून है 86 में बना, 2016 में और रिफॉर्म लिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी आईएएस ऑफिसर को सब पावर होते हैं कि वो जाके रेड कर सकता है, बच्चों को रेस्क्यू कर सकता है वगैरह। तो हम लोग देख रहे थे लेबर लॉज, मदर के लिए क्या मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड के लिए क्या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है। अब वो चाइल्ड थोड़ा और बड़ा हो जाए, टीनेजर बन जाए तो क्या वो अप्रेंटिस बनेगा। अप्रेंटिस मतलब ये आईटीआई और इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्स करके आप जो 3-4 महीने के लिए कोई फैक्ट्री में काम सीखने जाते हैं वो चीज़, सो दैट इज अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु। तो सपोज ये सब बच्चों ने मान लीजिए बी मैकेनिकल किया था और फिर वो टाटा नैनो कार की फैक्ट्री में काम सीखने गए थे, तो यहाँ पर उनके सेफ्टी वेलफेयर के लिए कानून था 1961 का, बट इट वाज अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट कि उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये बच्चों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितने दिन हॉलीडे होगा, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं, और अगर इसमें छोटा भी कोई वायलेशन हो जाए रतन टाटा से तो फैक्ट्री आ जाएगा इंस्पेक्टर की तुमको जेल में फिट करेगी, बिकॉज एनी वायलेशन तो सीधा जेल में देने की बात है। अब स्वाभाविक कोई जेल में भेजेगा नहीं इतने बड़े बिजनेसमैन को, बट बेसिकली दे डिमांड सम राइट्स दे दो हमें, कोई गलती नहीं भी क्यों नहीं है तो गलत है, या वही उसको अप्रेंटिस को चढ़ाए कि तू गलत फरियाद करता है कि हम इसे पैसे की उगाही कर सके, ब्राइब मांग सके। सो मेनी ड्रैकोनियन प्रोविजंस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो था नहीं इधर, तो सरकार ने रिफॉर्म किया 2014 में। अब से फैक्ट्री ओनर को काफी छूट दी गई कि कितना स्टाइपेंड, कितने हॉलीडेज, वो सब तुम डिसाइड करोगे, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। और अगर कोई छोटा मोटा वायलेशन होगा तो जेल नहीं होगी, सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी बल्कि आप छूट सकते हैं। तो अब पहले जो ऐसा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का एटीट्यूड था थोड़ा अदब से पेश आएगा, क्योंकि जेल में फिट नहीं कर सकता तो न्यूसेंस पावर कम हो गया ना, तो फिर लिमिट में रहेगा भी वो। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, सपोज टाटा ने किसी को नौकरी पे रखा और कॉन्ट्रैक्ट किया, 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगले 11 महीने टाटा नैनो फैक्ट्री में काम करना है, तो तब तक इसको सैलरी मिलेगी वर्कर को, यस, और इसकी सैलरी से ईपीएफओ ईएसआईसी वगैरह के पैसे कटेंगे। वो मामला क्या था पिलर 1D में, सब इंश्योरेंस पेंशन समझ के आओ। सो यस सैलरी ईपीएफओ एवरीथिंग, बट फॉर हाउ मच, 11 मंथ्स ओनली। 12 मंथ पे क्या होगा, क्या अलग से मतलब उसको लिख के भेजना है कि भाई अब से तुम्हारी नौकरी बंद हो, ऑटोमेटिकली ही इज डीम्ड रिमूव फ्रॉम जॉब। टाटा को उसको कोई ईमेल नहीं लिखना है, टाटा बाय बाय नहीं करना है, भाई तुम खत्म, तुम्हारी नौकरी अब से आना नहीं है, और ना तो तुम्हें सैलरी मिलेगी ना तुम्हें ईपीएफओ का हम कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो इसको हम कहते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। पहले इसमें भी सब कंफ्यूजन था, जिसके चलते क्या होगा कि 12th मंथ पे ये आदमी सीधा हाईकोर्ट चला जाएगा कि देखो मुझे गलत नौकरी से हटा दिया, मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, फिर लंबे लंबे केस चले। तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए 2018 में कुछ रिफॉर्म्स लिए थे। क्या रिफॉर्म थे वो सब टेक्निकल हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर ये हुआ 2019 में एक प्रश्न पूछा उसका कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा उसमें नियम है, इसके क्या फायदे हैं, वो भी हम पढ़ने नहीं बैठे। ये सब आउटडेटेड चीज़ हो गई है। बताया मैंने इसलिए क्योंकि ऐसा भी कभी कभी पूछते हैं, और ये सब रैंडम बॉम्ब, मतलब आप समझो असल में न्यूज़पेपर में ये इतना लाइमलाइट में मुद्दा था ही नहीं कि कोई पढ़ के जाए, कोई कोचिंग वाला उसको पढ़ा के जाए। तो जो भी रहे तुक्के से टिक हुआ तो टिक, वरना स्किप करना पड़े। उस जमाने में तुक्के मार भी दो तो सही भी लग जाते थे। आजकल मैंने आपको बताया लास्ट 3 ईयर्स में एक्यूरेसी का ज़्यादा महत्व है। नहीं पता तो स्किप कर देना चाहिए, इसमें तुक्के मारने बैठे तो मजा। फिर इसका क्या मॉडल आंसर वगैरह हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, दिस इज आउटडेटेड थिंग, विल नॉट वेस्ट टाइम। तो हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग समझी, क्रोनी कैपिटलिज्म समझा, जुडिशियल रिफॉर्म्स हम लोग मेंस में समझेंगे, क्या लेबर कोड्स का बेसिक ओवरव्यू लिया, उसमें भी क्या अच्छा बुरा है वो मेंस का हमारे मेंस में समझेंगे। आगे बात है मिनिमम वेजेस फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो सब भी समझना है, बट दैट रिक्वायर्स फ्रेश माइंड। तब तक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अंदर ये पीवाईक्यू ट्राई करो, आई गिव यू 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। राइट फ्रेंड्स, तो आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे जो आपको ठीक लगे एबीसीडी, और स्किप करना तो ऑप्शन भी दबा सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट। आपकी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चहक, विशाल, शीतल, मृदुल, अनिमेश, अभिषेक, अनुराग, गौतम, मारिया, मधुकर, आकाश, नवरत्न, सहेली, ज्योति, गुलशन, कोमल, प्रियांशु, श्रीकांत, अमर, ज्योति, उदय, प्रशांत, आकाश, आशुतोष, हिमांशु, कनिष्क, द्विति, क्रूश, कशिश, शुभम, रोहन, प्रियाल, ये सब। फिर निशांत, साहिल, अनिशा, मोहित, अमृतपाल, मोहित, नवनीत, विश्वरतन, भार्गव एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए कंपनी दो प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। कुछ लोग कहते हैं वो क्या है, तो भाई देखो, क्या गवर्नमेंट इस कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है कि नहीं? अगर है तो कहेंगे पब्लिक सेक्टर जैसे ओएनजीसी, नहीं है तो कहेंगे प्राइवेट सेक्टर जैसे एयरटेल, बायजू वगैरह। तो दैट इज पब्लिक सेक्टर डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप। फिर दूसरा प्रश्न आता है, कैन दिस कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज? आम जनता को अपने शेयर बेच सकते हैं, तो बायजू नहीं बेच सकता क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एयरटेल और ओएनजीसी बेच सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड शब्द का मतलब अलग है, आप समझो। एयरटेल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है करेक्ट, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है करेक्ट, क्योंकि एक मालिकी की बात करता है तो सेक्टर की बात आएगी, जनता को शेयर बेचने की बात होगी तो लिमिटेड की बात होगी। ये एक बात हुई। दूसरा कि ये वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे एयरटेल है, जिसके शेयर आम जनता को बेच सकती है, माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका में अपने शेयर आम जनता को बेच सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कुल मिलाकर शेयर है करीब 7 बिलियन से ज्यादा, एक शेयर दूसरा शेयर ऐसा, और ऐसे एक एक शेयर की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यू चल रही है $2.280 से जो भी चला। तो इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन क्या है, या हम कहें उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना $280, और ऐसी क्वांटिटी कितनी 7 बिलियन शेयर है, तो जो भी जाए सपोज $2 ट्रिलियन। तो हम कहें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है, या हम ये कहेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है। मतलब वो कीमत लगाई इस कंपनी की क्या औकात है, क्या इसके टोटल शेयर कैपिटल वगैरह निकालोगे तो कितनी बड़ी कंपनी है। तो इनके साथ जुड़ा टर्म है वैल्यूएशन। वैल्यू मतलब कीमत, तो कंपनी की क्या कीमत है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बहुत आसान है वैल्यूएशन निकालना,
कि प्राइस ऑफ इंडिविजुअल शेयर मल्टीप्लाई विद टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। पर बायजू की केस में क्या करें, उसको तो आम जनता को बेच नहीं रहा है, उसकी कंपनी हो सकता है सिर्फ 17 इन्वेस्टर हो, तो क्या करो? तो ऐसी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको हम प्राइवेटली हेल्ड कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके शेयर आम जनता के पास नहीं है, पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं, कुछ लोगों के पास हेल्ड है, कुछ लोगों के पास है। तो उसकी वैल्यूएशन आप कैसे गिनोगे? उसकी सब मेथड कॉम्प्लेक्स होती है कि फॉर एग्जांपल उसका एक महीने में कितना सेल हो रहा है, उसके प्लेटफॉर्म पर कितने सब्सक्राइबर हैं, फ्यूचर में उसका कितना रेवेन्यू आना है, कितनी उसके पास सीक्रेट टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स हैं, वो सब मिला के वो कुछ नंबर निकाले। तो अगर कोई कंपनी का ऐसा वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए, ऐसी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जो होगी उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न मतलब वो घोड़े जैसा जानवर है पर उसका एक सींग होता है, ऐसा वो जानवर है यूनिकॉर्न। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ओनली प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी ए यूनिकॉर्न, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये शब्द उन्हीं के साथ जुड़ा है। पब्लिक लिमिटेड टाइप की होगी उसके साथ हम नहीं बोल सकते। माइक्रोसॉफ्ट का $2 ट्रिलियन तो क्या वो स्टार्टअप है नहीं है, क्या वो यूनिकॉर्न है नहीं है, वो अलग चीज है। सो यूनिकॉर्न स्टेटस इज एसोसिएटेड विद प्राइवेटली हेल्ड या प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बोलता है नहीं $10 बिलियन तो वो गलत है, क्योंकि $1 बिलियन। सेकंड स्टेटमेंट जो बोलता है ओनली प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप का ये हो सकता है, तो वो तो करेक्ट है। पब्लिक लिमिटेड का नहीं हो सकता, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड का हो सकता है। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कुछ लोग इधर कहेंगे कि देखो $1 बिलियन होता तो हम कहते हैं यूनिकॉर्न है, तो फिर अगर उसके पास 10 बिलियन का वैल्यूएशन है तो भी वो यूनिकॉर्न ही हुआ ना, राइट? लेकिन ये गलत इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये प्रोफेसर चेंज हो गया। अगर पुराने प्रोफेसर हो जो समझो 5-6 साल से जो प्रश्न बना रहे हैं तो उसको पता होगा कि भाई मैं ऐसे नंबर चेंज करता हूं तो ऊपर से क्या नीचे से क्या, ये तो डिबेटेबल हो जाएगा, राइट? तो अगर आपको लगता है ये करेक्ट है तो मैं नहीं कह रहा आप गलत है, आपकी सोच सही है कि भाई 1 बिलियन पे अगर यूनिकॉर्न है तो 10 बिलियन पे भी यूनिकॉर्न है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। पर मुझे लगता है ये नया प्रोफेसर उन्होंने रखा होगा अभी और उसको स्टेटमेंट गलत करना था इसलिए उसने नंबर चेंज किया है, अदरवाइज उसको सही करवाना होता तो 1 बिलियन ही रखता है। अब इस बार ये होगा, ये जो भी ईपीएफओ की एग्जाम है कुछ लोग अपील में जाएंगे, उसको कंप्लेन करेंगे कि ये स्टेटमेंट डिबेटेबल है, तो उससे वो सीखेगा, फिर अगले साल जो बनाएगा पेपर उसमें गलती नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल फील है कि जो यूपीएससी के अंदर प्रोफेसर मतलब यूपीएससी कोई प्रोफेसर की नौकरी नहीं रखता, वो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीनियर प्रोफेसर से क्वेश्चंस मंगवाता है। तो जो पूरी पुरानी पैनल होगी मुझे लगता है वो सब लोग चेंज हो गए हैं या रिटायर हो गए और पिछले 3 साल से नए लोगों को रखा है काम पे, इसलिए कुछ जगह ये दिख जाए कि हाँ ये नया आदमी आया इसलिए इसको ये गलती हुई है ये। और दूसरा, अगर आप ये इकोनॉमी के भी जो क्वेश्चन देखो पिछले 3 साल में जो उसका स्वाद बदल गया है, बीकॉम एमबीए टाइप का पूछते हैं, शेयर मार्केट में इसका टैक्स लगेगा कि नहीं, वो सब पूछते थे, तो नए लोग हैं, ये पुराना नहीं है। बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड में जो होता है वो वायर का कलर देख के बोल सकता है कि किसने बनाया है या नए ने बनाया है, सिमिलर टू दैट। खैर, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट था कि $1 बिलियन या $10 बिलियन, वो मुझे पता था कि $1 बिलियन या उससे ज्यादा उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, और वो तो मेरे हैंडआउट में पहले भी था, इसने पूछा उससे पहले भी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट मुझे नहीं पता था, ना ही मेरे हैंडआउट में था कि ओनली प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न। इसका कारण कोई भी बुक, वेबसाइट या गवर्नमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे में कोई ऐसा खुल के बोला ही नहीं कि अच्छा सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड का। आई डिड नॉट नो। फिर इन्होंने पूछा, फिर मैंने सर्च किया तो पता चला इकोनॉमिक टाइम्स से इसने उठाया, वो भी ऑब्सक्योर चीज। खैर, उसने पूछा तो मैंने हैंडआउट अपडेट किया, आप कल तक जितना पढ़ा था उसका हैंडआउट आप आराम से पढ़ो, उसमें मैंने सब चीज अपडेट की। आपको सबक 2 लेने हैं। पहला, ये जो मेरा एटीट्यूड है कि बाकी एग्जाम में कुछ पूछ रहा है उससे मैं थोड़ी फील लेता हूं कि अच्छा प्रोफेसर चेंज हो गया, नए जाके बॉम्ब बना रहा है, तो मैं अपडेट करता हूं मटेरियल। यू नीड टू डेवलप सिमिलर प्रोफेशनलिज्म इन योर प्रोसेस। रणजी भी लोग खेलते हैं तो सब लोग तो नहीं बने ना टीम इंडिया के प्लेयर, क्योंकि जो ऊपर हैं तो उनका कुछ तो होगा ज्यादा मेहनत। और दूसरा, ये सब करने के बाद भी हो सकता है अभी अगले साल कुछ और ही पूछे जो हमको पता ही नहीं है, स्टार्टअप में नई चीज आ जाए, रैंडम जी के पूछे तो स्किप कर देने में भलाई है, क्योंकि आजकल एक्यूरेसी का ज्यादा महत्व है। मैंने आपको बताया तुक्के मारने में जॉब गलत होते हैं। सो डू दैट, डू नॉट टेक थिंग्स कैजुअली। 100 में से समझो 40 या 50 सवाल करते करते दम आ जाता है कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, आजकल पेपर इतने टफ हो गए, इसलिए ज्यादा मेहनत जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ इकोनॉमी में नहीं। फिर हम वापस आते हैं, कॉल क्या रहे थे? यस, वी आर लर्निंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा, क्रोनी कैपिटलिज्म, जुडिशियल रिफॉर्म में देखेंगे, 4 लेबर कोड्स देखेंगे। आगे का मुद्दा मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन। तो मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी वेतन क्या है? मतलब अगर गवर्नमेंट ये बोले कि देखो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो दिन में उनका मिनिमम वेज होगा 500 रुपए, तो अगर मैं 400 रुपए देके इसे मजदूरी कराऊंगा तो वो इलीगल हो जाएगा, कम से कम मुझे 500 उसको देनी पड़े। सो मिनिमम वेज इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिमनरेशन दैट द एम्प्लॉयर इज लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू द वर्कर, दैट इज मिनिमम वेज। अब ऐसा मिनिमम वेज अलग अलग सेक्टर और ऑक्यूपेशन के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि काम वाली बाई का डेली मिनिमम वेज होगा 171 रुपी और सिक्योरिटी गार्ड का होगा 233 रुपीज। अब यहाँ पर आप देखो जेंडर गैप है, आप कहेंगे जेंडर गैप तो नहीं है, ये महिला अगर सिक्योरिटी गार्ड बनती तो उसको भी 233 मिलता ना, पर आप रियलिटी भी तो देखो भाई, काम वाली बाई जो मेड का काम तो महिला ज्यादा करती है, पुरुष कम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम ज्यादा पुरुष करते हैं, महिला कम, तो महिला करने भी जाए तो उसको बिल्डिंग का मालिक रखे नहीं कि नहीं ये तो हमें तो चौकीदार तो पुरुष ही चाहिए। सो हियर देयर इज एक्सप्लॉइटेशन कि ऐसे जॉब्स जो विमेन ओरिएंटेड है, विमेन डोमिनेटेड है, उसको कम मिनिमम वेज, मेल डोमिनेटेड उसको ज्यादा मिल रही है। तो जेंडर जस्टिस नहीं है मिनिमम वेज के कानून में, दिस इज वन प्रॉब्लम हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। तो इसको क्या रिफॉर्म करे? उसके लिए सरकार ने एक अनूप सातवती कमेटी बनाई थी, उसने सब बातें करी, सरकार को नहीं अच्छी लगी, फिर और नई कमेटी बनी, पर वो सब मेंस का मुद्दा है तो मेंस में देखेंगे, उसका अलग कोर्स चलता है जो दिसंबर या वहां पर हम वापस पहुंचेंगे दिसंबर वीक 4 में। खैर, तो गवर्नमेंट अभी रिफॉर्म के लिए क्या करी? पहले सैलरी के 4-5 कानून थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसमें ऐसा लिखा कि हर महीने ये तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट जिसमें मैंने आपको बताया सब अलग अलग सेक्टर के वेजेस लिखे, पेमेंट ऑफ बोनस की साल में एक बार दिवाली में एक्स्ट्रा पैसा ये जो वर्कर्स हैं उनको मिलना चाहिए, इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब मेल फीमेल को एक समान काम के लिए एक समान पैसा मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये सब डिलीट करते हैं और अब से सिर्फ एक ही कानून होगा, उसका नाम होगा वेज कोड। अब ये जो वेज कोड है तो ठीक है, पास हो गया पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया, पर ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि इसमें सब बातें लिखी है, वो करने बैठे तो सपोज ये कानून हो जाए कि वर्कर को मिनिमम 25,000 मिलने चाहिए, लेकिन फिर स्वाभाविक है शेयर स्माइली किसका हो जाएगा? बिजनेसमैन का। तो शायद बिजनेसमैन की तरफ से प्रेशर होगा कि अभी मत करो, थोड़ा बाद में करो, या फिर इसमें हमें इतने इतने चेंजेस करके दो। तो देयरफॉर इट इज गेटिंग डिलेड, अभी ये हुआ नहीं है। तो कानून पास हो गया पर नीचे नोटिफाई नहीं हुआ है। बट स्टिल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। पहला प्रश्न, ये मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा कि सिक्योरिटी गार्ड को 233 रुपए मिल जाए? कोई डिसाइड करेगा, यूनियन डिसाइड करेगा कि स्टेट डिसाइड करेगा? तो जवाब डिपेंड करता है आप नौकरी किधर करते हो। अगर आप ये सब एरोप्लेन कंपनी में, रेलवे में, पोर्ट्स में, माइंस, ऑयल फील्ड, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या सरकारी कंपनी जैसे ओएनजीसी वगैरह में काम करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट आपका मिनिमम वेज डिसाइड करेगी। और उसके अलावा वाला ऑल द अदर जॉब्स कि सपोज की टीचिंग में कितना पैसा, कोचिंग का कितना होना चाहिए, सब्जी की लारी पे किसी को मजदूरी पे रखा है उसको कितना मिलना चाहिए, मेडिकल स्टोर में जो आदमी को केमिस्ट बिठाते हैं उसको कितना मिलना चाहिए, ऑल दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये भी हुआ कि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है। देयर कुड बी सम स्टेट लाइक केरला जहां पर और पैसा मिले, कुछ स्टेट हो सकते हैं लाइक राजस्थान जहां पर कम पैसा मिले। अब उसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव है, केरला की अपनी वो इकोनॉमी को देखते हुए वो लोग कितना रेंज होना चाहिए, राजस्थान सरकार सोचे अपनी इकोनॉमी और लोगों की जो कैपेसिटी है बिजनेसमैन की उसको देखते हुए इतना होना चाहिए।
सो मिनिमम वेजेस कैन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर सम जॉब्स, नॉट फॉर ऑल जॉब्स। समझो कि जो बैंक में काम करेगा तो यूनियन सेट किया तो पूरे भारत का एक होगा, अपन बाकी जो सेक्टर है उसमें अलग हो सकते हैं। फिर ये कोर ऑन वेजेस में और क्या खास बात है, ओवर टाइम का पैसा मिले, मान लीजिए दिन में 6 घंटे काम करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करा तो एक्स्ट्रा पैसा मिले। पेमेंट कब मिलेगा, डेली भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है, मंथली भी मिल सकता है, वो अलग अलग सेक्टर है और उसमें मजदूर और मालिक ने क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। देन राइट टू बोनस, राइट टू बोनस समझो कि जो अगर कोई एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ए बी सी डी मतलब जो नीचे सी और डी लेवल के मतलब एकदम बॉटम वाले जो वर्कर्स हैं उनको साल में एक बार या दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, दैट इज राइट टू बोनस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एक ही काम जो हो रहा है वो मेल या फीमेल करे, सेम सैलरी होनी चाहिए, कुछ भी वायलेट किया तो जेल जुर्माना हो सकता है। इसमें भी और पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीजें वो मीन्स का माले वो मीन्स में समझेंगे। सो वी लर्न अबाउट द मिनिमम वेजेस। इस बात का मतलब फैक्ट्रीज एक्ट। तो प्रश्न फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री ऐसी चीज है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और एडिशनली अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या कोल जैसा कोई पावर यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है एंड 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस चीज को हम कहेंगे वो फैक्ट्री है। सपोज पावर यूज नहीं हो रहा है, सपोज कोई हैंडलूम टाइप का बिजनेस है कि वो हाथ से ऐसे सब चलाते हैं और उससे कपड़ा बनता है, तो उसमें अगर 20 या उससे ज्यादा वर्कर हैं तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को हम कहेंगे फैक्ट्री। अब मान लीजिए इस हिसाब से ये भाई साहब के पास एक फैक्ट्री हो, ओके, तो मतलब मान लीजिए किंगफिशर बियर की मैन्युफैक्चरिंग है, वो फैक्ट्री है, तो सरकार क्या उसका बिगाड़ लेगी, तो भाई उस केस में फिर उस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट यू आर अ फैक्ट्री, क्योंकि आपके यहाँ इतने वर्कर काम करते हैं और आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं। इन दैट केस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, वर्कर का वेलफेयर, कंफर्ट, ये सब फैक्ट्री ओनर ने देखना होगा। सो देन ओनर मस्ट इंस्टॉल वॉशरूम, वाटर फैसिलिटी, विमल खा के थूकने के लिए स्पीटून, बच्चों के लिए क्रेशेज, वीमेन वर्कर को रात की शिफ्ट में काम नहीं करा सकता, डेंजरस मशीन के पास महिला को काम नहीं करा सकता, फैक्ट्री इंस्पेक्टर चेक करने आएगा, कुछ वायलेशन होगा तो जेल में फिट कर देगा। ये सब चीजें लिखी होती है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये जो फैक्ट्री एक्ट में इतने सब रूल्स हैं, तो देखो बिजनेसमैन का सैड स्माइली हो गया। सैड स्माइली इसकी होगा, मान लीजिए कुछ तो ऐसी जगह होगी कि सपोज ये क्या 2 रूम के अंदर ही 10 लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना पैसा या कैपिटल नहीं है कि वॉशरूम और स्पीटून और ये सब लगाता फिर, तो कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ये डेफिनेशन चेंज करा दे कि ठीक है आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो और आपकी मान लीजिए ट्यूबलाइट या बल्ब बनाने की कोई छोटी सी एस्टैब्लिशमेंट है, 10 वर्कर होंगे तो भी ये सब काम करना है, गवर्नमेंट नहीं, नो भाई, इफ ओनली यू हैव 50 वर्कर्स देन यू इंस्टॉल ऑल दिस वॉशरूम एंड स्पीटून एंड एवरीथिंग, ऐसा करे तो अपने आप इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा इस बिजनेसमैन का। तो बस इसी पर अब कंफ्लिक्ट चालू होती है। यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि हम फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसको अमेंड करते हैं, सुधार करते हैं और ये जो डेफिनेशन है 20 वर्कर 10 वर्कर इसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं ताकि जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां इनको ये सब चीजें माननी नहीं पड़े, दे हैव सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। साथ ही साथ ओनर अगर चाहे तो वीमेन को रात की शिफ्ट में भी काम करा सके, डेंजरस मशीन के पास भी काम करा सके, छोटी छोटी कोई वायलेशन हो जाए तो उसमें कोई अरेस्ट या जेल नहीं होगी, सिर्फ फाइन या जुर्माना भर के लगा दो उसे। अब ऐसा ही जो बिल बना है पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता, उसका कारण कि ऑपोजिशन पार्टी की सरकार मजदूर की है, विरोधी है, ये वो कुछ बार ऐसा हो कि लोकसभा में मेजोरिटी हो पर राज्यसभा में मेजोरिटी ना हो, तो इस कारण से गवर्नमेंट उसे पास नहीं करा सके, तो चलते रहता है। हालांकि लेबर ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची, मतलब यूनियन भी पास कर सकता है कानून और स्टेट भी कानून चेंज कर सकता है लेबर रिलेटेड। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, उन्होंने क्या किया, हम चेंज कर देते हैं कि ये जो डेफिनेशन थी उसको रिलैक्स करते हैं कि ये 20 नहीं 50 वर्कर होंगे तभी आपको ये वॉशरूम और ये सब लगाना है, वरना लगाने की जरूरत नहीं, ताकि स्मॉल फैक्ट्री स्मॉल बिजनेसमैन खुश रहे। ऐसा सब चलते रहता है। फैक्ट्री और लेबर के ये सब इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर फैक्ट्री को चेक करेगा, फिर उसने विद इन 48 आवर्स श्रम सुविधा पोर्टल में जाकर रिपोर्ट को अपलोड कर देना होगा, ऐसी सब सिस्टम बनी। प्रश्न ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझो अगर उसको डिले करने की कोई डेडलाइन ना हो तो वो तो 1 महीने तक भी रिपोर्ट अपलोड नहीं करेगा, तब तक अगर रिपोर्ट में नेगेटिव फाइंडिंग है तो बिजनेसमैन उसको रिश्वत देके या प्रेशर डाल के सब चेंज करा लेगा, या वो खुद ही डिले कर रहा है और उसके चलते बिजनेसमैन को दिक्कत आ रही है तो वो पैसा दे। सो दोस्त थिंग शुड नॉट हैपन, इसलिए विद इन 48 आवर्स जो भी इंस्पेक्शन की फाइंडिंग है वेबसाइट पे अपलोड करो, ऐसी सब सिस्टम है। सो दैट इज फैक्ट्री। उसके बाद का मुद्दा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसा है कि आप बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं तो मजदूरों को आसानी से निकाल नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। वैसा कि अगर फैक्ट्री हैज 100 और मोर वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है कि उसमें से कुछ लोगों को मुझे रिट्रेंच करना है, रिट्रेंच मतलब कि 100 में से मान लीजिए 25 लोगों को मुझे फायर कर देना है, क्योंकि मेरी ये जो फैक्ट्री थी उसमें पहले जितना प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है या मुझे कुछ और काम करने इतने सारे मजदूर नहीं चाहिए, मशीन से रोबोट से काम हो जाएगा वगैरह। लेकिन अगर बिजनेसमैन ऐसा करना चाहे देन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उसने स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और स्वाभाविक स्टेट गवर्नमेंट जल्दी परमिशन नहीं देगा क्योंकि फिर जो ट्रेड यूनियन मजदूर संघ है वो सब धमाल करेंगे कि ये तो हमारे मजदूरों की नौकरी चली गई, हम तो वोट नहीं देंगे वगैरह। सो अननेसेसरीली जो स्पीड होती है काम करने की वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट बिजनेसमैन आजकल क्या करते हैं, गिग वर्कर्स, जैसे स्विगी जोमेटो में कैसा है कि जो डिलीवरी बॉय है वो उनका एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो ऐसे आप 10,000 भी रखे तो वो भी कहेंगे देखो हम तो फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि ये तो सब 100 वर्कर्स तो है नहीं हमारे, ये तो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो हमें फ्रीलांस में अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं और फिर हम इसको ईपीएफ ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस कुछ नहीं देंगे, तो इट लीड्स टू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऐसा ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें और भी प्रोविजन, मान लीजिए मुकेश अंबानी को लगे कि ऑफिस आवर चेंज करने कि 10 से 5 नहीं है, सुबह 9 से 4 की जॉब होनी चाहिए, या इस रविवार छुट्टी नहीं होगी, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ऑफिस में आके काम पूरा करो, लेकिन ये सब में भी वर्कर को नोटिस देना पड़े और अगर वर्कर को मजा नहीं आए वो लेबर इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सके, ऐसे सब प्रोविजन। तो यहाँ पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, तो इसको भी चेंज करने की बात चलती है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यूनियन ने तो कुछ कोशिश करी, फिर कुछ कुछ स्टेट्स ने जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश उन्होंने और रिलैक्सेशन दे दिया कि मान लीजिए 100 नहीं 200 वर्कर हो तो ये कानून लागू होगा, अदरवाइज स्मॉल इंडस्ट्रीज विल बी एग्जेम्प्टेड। अब आप सोचे तो ये स्टेट ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है कि ऐसा कुछ करेंगे तो सपोज अदानी के पास 2 ऑप्शन हो कि फैक्ट्री लगानी है, अब वो चाहे तो वेस्ट बंगाल में भी लगा सकता है, राजस्थान में भी लगा सकता है, पर वो सोचने बैठे देखो राजस्थान में बहुत ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो मैं तो इधर लगाऊं, इधर कोई रेड नहीं पड़ेगी मेरे पे लेबर इंस्पेक्टर की। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट बंगाल पर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वहां कोई फैक्ट्री खुलेगी नहीं, तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन देना होगा बिजनेसमैन को अटैक करने के लिए, तो स्पर्धा शुरू होगी, स्टेट्स के बीच कंपटीशन शुरू होगा जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल पे भी प्रेशर बनेगा कि मुझे भी बिजनेस फ्रेंडली बनना पड़ेगा, मुझे भी इन सबको अटैक करना पड़ेगा, जॉब क्रिएट करने। नेट पे सर्च करना आपको मुकेश अंबानी वेस्ट बंगाल केस इन्वेस्टर समिट और ममता बनर्जी के साथ, बट अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है आप जानते हैं, तू में चलती है अदानी अंबानी वगैरह नेगेटिविटी, बट नो व्हाई, क्योंकि उनको भी तो चाहिए कि सब लोग उधर फैक्ट्री खोले तो जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये सब क्या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के नए नए आयाम बन रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो फरियाद करनी है वो सब ऑनलाइन काम हो सकता है, उसके लिए लेबर मिनिस्ट्री का समाधान पोर्टल है। क्या वर्कर्स को हड़ताल पे जाने का अधिकार है, जवाब है हाँ, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो उनका लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट टू स्ट्राइक। मतलब वो हड़ताल पे जा सकते हैं अगर उनको सैलरी अच्छी नहीं मिली, उनको लगता है हमें वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ सब डेंजरस मशीनरी है जो भी। लेकिन
अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये जो राइट टू स्ट्राइक है वो कुछ लोगों को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हड़ताल पे नहीं जा सकते, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉय हड़ताल पे नहीं जा सकते। आप सोचो बिजली कंपनी के लोग चले गए तो अभी लाइट चले जाए तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हॉस्पिटल का आईसीयू और वेंटिलेटर बंद हो जाए, सेम टेलीफोन बंद हो गया, किसी को रॉबरी हो रहा है वो कंप्लेन कैसे करेगा? पुलिस कैसे बुलाए 100 डायल करके? सो सम ऑफ द जॉब्स या फैक्ट्रीज या सेक्टर्स वहां पर वर्कर्स डू नॉट एंजॉय द राइट टू स्ट्राइक। अब ऐसी जो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसके अंदर ऐसा वर्कर जाके स्ट्राइक करे तो वो सब हो जाएगी इलीगल स्ट्राइक, क्योंकि वो तो गैर कानूनी हो गया ना, उसको तो कानूनी अधिकार नहीं है। उस केस में ओनर को पावर मिल जाता है कि वो ऐसे वर्कर को निकाल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, ही कैन फायर या डिसमिस सच वर्कर्स। दूसरा, अगर टेलीकॉम कंपनी के मालिक को लगे कि ये लोग 10 दिन नहीं आए और मेरा एयरटेल का पूरा नेटवर्क ठप था और मेरा इतना लॉस हो गया, तो वो वर्कर की सैलरी कट करके अपने नुकसान की भरपाई भी कर सकता है। दैट इज ऑल्सो अलाउड। फिर ऐसे सब प्रोविजन है, हालांकि उसमें भी कुछ अलग अलग एडवांस रूल होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर भी अगर हड़ताल पे जाना तो जा सकते हैं, बट मे बी आपको 3 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और इतनी सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हमें ये समझना इसलिए है कि 2020 कोरोना में गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब से बैंकिंग इंडस्ट्री को भी हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोलेंगे। बस उन्होंने इतना कहा। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पब्लिक यूटिलिटी वर्कर है उसको राइट टू स्ट्राइक नहीं है। यानी ये जो बैंक मैनेजर और बैंक क्लर्क्स हड़ताल पे जाते हैं कि ये विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर किया बैंक ऑफ बड़ौदा से, हमको एतराज है, हमारी सीनियरिटी और प्रमोशन पे असर हो रहा है, वो सब वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा 2020 में किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोरोना चल रहा था और सरकार लेकर आई थी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो फीमेल महिलाओं के अकाउंट है उनको 500 रुपए 3 महीने तक मिले, मतलब 1500। अब उन सबको पैसा विड्रॉ करना अपन बैंक में तो हड़ताल है तो कैसे काम होगा? इसलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया कि अब से बैंक वाले भी हड़ताल पे नहीं जा सकते। फिर उसके बाद उस बैंक को लिफ्ट किया वगैरह, वो चलते रहता है। हाँ, तो कोरोना में जो लेबर लॉस थे, नॉर्मली तो फैक्ट्री लेबर इंस्पेक्टर आए, रेड करे, पेनल्टी लगाई, ये सब चलता है। पर कोरोना में बिजनेसमैन ने कहा नहीं ये सब हमको छोड़ दो। तो अलग अलग स्टेट्स उन्होंने श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया कि जो भी फैक्ट्री लेबर एक्ट अब तक हमने समझे। गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि अगले 1000 डे के लिए बंद, इसमें कोई नई एफआईआर हम लोग नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं, इंस्पेक्शन नहीं होगा, मौज करो। उत्तर प्रदेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले 3 साल तक सारे लेबर लॉ सस्पेंड, कोई एफआईआर नहीं, कोई फैक्ट्री पे रेड नहीं, कुछ नहीं। तो लेबर इंस्पेक्टर विजिट नहीं करे, फैक्ट्री ओनर को लगे मुझे वर्किंग आवर चेंज करने के 9 to 5 नहीं, मुझे तो 10 to 4 रखना है या 10 to 8 रखना है, ओवर टाइम में नहीं दूंगा, या जो भी अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कानून को वायलेट करने की। गवर्नमेंट अपने पॉइंट से क्या सोच रही थी कि कोरोना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, व्यापार में सुगमता, तो हम अब इसको सस्पेंड करें कानून को। तो इस पे काफी फिर क्रिटिसिज्म चला कि देखो ऐसे तो लेबर लॉ सस्पेंड कर देंगे आप कोरोना के नाम पे, तो वर्कर की सेफ्टी, अम्यूनिटी, वॉशरूम, पीटून, एक्स्ट्रा आवर, बोनस, ओवर टाइम, ईपीएफ, वो सब लॉस हो जाएगा। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो कौन डिसाइड कर सकता है? क्या ऐसा बंद कर भी सकती है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट? तो पहले तो पॉलिटी में आप पढ़ो, 7 शेड्यूल है, कौन से मैटर पे कौन कानून बना सकता है। सिटीजनशिप पे यूनियन कानून बना सकती है, जमीन लैंड के ऊपर स्टेट कानून बना सकता है, लेबर के ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि उसमें पिरामिड है कि स्टेट ने कुछ कानून बनाया उसमें मैटर ए लिखा, लेकिन अगर यूनियन ने कानून मैटर बी लिखा तो उस बी को हम ए से बड़ा मानेंगे। यूनियन लॉ विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द स्टेट लॉस। तो ये जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट बोल रही थी कि कोरोना के चलते नेक्स्ट ईयर के लिए हम ये सब फैक्ट्री लेबर के जो भी कानून है उसको सस्पेंड करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तुम लोग मौज करो। सो कैन स्टेट गवर्नमेंट चेंज द लेबर लॉ इन दिस वे? अब वो तो कर तो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड्स हैं, कुछ सुरक्षा है। वो ऐसा, पहला कि अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो वो स्टेट कानून के ऊपर माने, तो स्टेट का ये कानून है और पार्लियामेंट का भी कानून है, तो बी इज ग्रेटर देन। दूसरा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो मैटर लिखे हैं जैसे लेबर, उसमें भी स्टेट अगर चेंज करना चाहे, सपोज यूपी गवर्नमेंट बोला था कि 3 साल तक लेबर लॉ सस्पेंड करते हैं, इफ स्टेट वांट टू चेंज सच थिंग दे नीड टू ऑब्टेन प्रेसिडेंट्स एसेंट, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और प्रेसिडेंट आप जानते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि नहीं करना ये सब, तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। यस, तो देयर आर सम सेफगार्ड्स, कुछ उसमें बचाने की भी चीज है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने देखा काफी ये तो विरोध हो रहा है कि जो स्टेट बोले थे तक बंद कर देंगे लेबर लॉस, पर ब्रिटिश बोले इससे तो नुकसान हो जाएगा वर्कर वेलफेयर और सेफ्टी का। तो यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया पार्लियामेंट में कि देखो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सब रिफॉर्म लेके आती है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि ऐसी फाइल आप साइन मत करना, रिजेक्ट कर देना। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, एक एक स्टेट के अंदर तो स्टेट के कानून है, बट सपोज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, आसाम का मजदूर यूपी में गया काम करने, तो उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? उसके कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार ने उसको पहनने को कपड़े, रहने को मकान, फ्री में मेडिकल फैसिलिटी, टाइम पे सैलरी, ये सब देना चाहिए कि नहीं? उसका यूनियन गवर्नमेंट का कानून है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। तो यूनियन ने कहा हम उसमें रिफॉर्म करेंगे ताकि वर्कर्स को कोरोना में प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद कोरोना खत्म हुआ, बढ़ते बढ़ते 2022 आता है। सरकार ने पाया कि कुछ अलग अलग लॉज में जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो उसे रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे किसी का मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह नेट पे लीक कर देते हैं तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। पर गवर्नमेंट को लगा कि अननेसेसरीली हार्श है, तो रिफॉर्म लिया कि अब से जेल नहीं, बस 25 लाख तक की फाइन और आपको छोड़ देंगे। तो कुछ कानून में ऐसा सुधार किया, तो ऐसा एक एक कानून वो अमेंड करने नहीं बैठे कि देखो मैं तो पेंट नाम का जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करूं, कैलकुलेटर अपडेट करूं, बड़ा नोटपैड अपडेट करूं, ऐसा नहीं। मैं एक नया अपडेट पैक निकालता हूं कि विंडोज 10 अपडेट पैक, उसके अंदर ये सब एक क्लिक करोगे सब अपडेट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कानून में सुधार करने के लिए एक ही कानून है, उसका नाम था जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2020। तो जन विश्वास बिल में क्या ऑब्जेक्टिव है? ऐसे अलग अलग बहुत सारे कानून है, उसमें पेनल्टी को कम ज्यादा करना एक ही झटके में, ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या किया उसने? पेनल्टी को रिड्यूस किया, मतलब जेल को माफ कर दिया, पेनल्टी सिर्फ कर दी, एक प्रकार से सजा कम कर दी। हालांकि कुछ जगह उसने पनिशमेंट को बढ़ा दिया, जैसे पेटेंट एक्ट में अगर आप कोई फॉल्स क्लेम करते हैं, किसी और ने माइक्रोवेव बनाया था और आप कहते हैं मैंने बनाया करके फालतू की एप्लीकेशन करते हैं, तो पहले 1 लाख तक की फाइन थी, उसको बढ़ा के 10 लाख कर दी। तो ये सब किया गया अंडर द जन विश्वास बिल। सम लॉज पनिशमेंट इंक्रीज, सम लॉज पनिशमेंट डिक्रीज। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तक हमने समझा। उसके बाद है शॉप एस्टैब्लिशमेंट और रेरा एक्ट, वो भी देखते हैं बट विद फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक। तब तक आप ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करें। जस्ट अ मिनट, अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. और फ्रेंड्स, तो प्रीलिम 2023 के इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। आपको जो भी ठीक लगे एबीसीडी या स्किप करना तो ई फॉर एलिफेंट भी टिक कर सकते हैं। आपकी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चैट बॉक्स में जवाब टाइप मत करो, यहाँ एबीसीडी जो नीचे दिखता है उसको क्लिक करो। अजय, राघवेंद्र, साहिल, अंजलि, पूजा, स्नेहा, मधुकर, इंगावले, अभिनव, आशिता, संजीव, लोहित, सुधीर, जानवी, मेघा, छवि, अनुराग, प्रियांशु, हरदेव, मधुकर, नवाज, स्नेहा, नंदिनी, कोमल, प्रियंका, इशिता, फिर निशान, मोहित, भार्गव, अमृतपाल, विश्वरतन, निमिष, नवनीत, अमित, अखिल, नदेश करेक्ट आंसर। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत का पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर कितना है? अराउंड 2%। तो इधर कितना है? 3%। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगर फर्स्ट रॉन्ग है तो ए भी चला जाए, बी भी चला जाए, सी भी चला जाए, जो बचा जाओ वैसे आंसर इज रॉन्ग। बट मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट। ये बहुत सारी लोकल और फॉरेन कंपनी को पीएलआई से फायदा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो कुछ गैस मास्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनका रूल नंबर 1 है कि कोई भी डेट नेम नंबर हो तो वो सब रॉन्ग होता है। तो इधर तो नंबर लिखा है तो मतलब ये रॉन्ग होगा, तो अपने आप इसका ये जाओगे। अब वो तुक्का ऐसा है भाई, वो कभी लग जाता है तो कभी नहीं भी लगता है। तो डू नॉट गो बाय दैट थिंग। 2016 में ऐसी गैस मास्टर की बहुत चलती थी। आजकल ऐसा आप रूल अपना के चलोगे तो आपके जो टोटल स्कोर बनाओगे उसमें नेगेटिव होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं पता है तो स्किप कर देना चाहिए। आप और पुराने पेपर्स खुद से अटेम्प्ट करो 1 से 100, तो आपको पता चले कि कब अपनी तुक्के मारने चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए। ऑफन इन यूपीएससी जो बहुत आसान लगता है वो इतना आसान होता नहीं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कुछ लोग ये भी सोचे भाई तो एग्रीकल्चर था तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में लॉजिक से पढ़ा ना कि भाई ये कार की फैक्ट्री में ये तकलीफ है, थिएटर में ये तकलीफ है। लेकिन आप पीवाईक्यू देखे तो ऐसा कोई सभी सेक्टर का वो पूछता नहीं। तो जो अलग अलग हॉट एंड हैपनिंग इश्यूज हैं जिसके आसपास कुछ एमसीक्यू आते हैं तो खुद ही से हमें सिलेबस की बाउंड्री बनानी पड़े, उसको बना बनाकर हम पढ़ रहे हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स, असेंबल इन इंडिया, स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सीक्वेंस में जा रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी कुछ और छोटे छोटे कानून देख रहे हैं। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं जनरल स्टोर या प्रोविजन स्टोर, उसका कानून कौन बना सकता है? तो ये शॉप एस्टैब्लिशमेंट स्टेट लिस्ट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ। तो मतलब ऐसी छोटी दुकान में जो भी वर्कर बैठता है, क्लर्क बैठता है, उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी कब होनी चाहिए, दिन में कितने घंटे काम करना है, स्टेट विल डिसाइड। तो स्वाभाविक अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होंगे। यूनियन कानून बना नहीं सकता, ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास द लॉ। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉडल एक्ट बनाया और सब स्टेट को बताया कि आप इसी को पास कर दो जो हमने लिखा है। उस मॉडल एक्ट में क्या बातें होंगी? मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल कि ये जो भी शॉपकीपर है अगर चाहे तो 24/7 दुकान खुली रख सकता है, 365 डेज या दुकान खुली रख सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वीमेन को भी नाइट शिफ्ट में वो काम पे रख सकता है। ऐसा सब यूनियन का मानना है। वो तो स्टेट अगर पास करे तो की बात है। इससे क्या फायदे होंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्कर को रात को भी और काम मिले तो ओवर टाइम का पैसा मिले। मान लीजिए 24/7 अगर कोई दुकान चालू है जैसे मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट, तो दिन में काम कर रहा है उसको भी सैलरी और रात को वो सो जाएगा, तो रात की शिफ्ट में अलग लोग आएंगे ना, तो समझो दुकान एक है लेकिन जॉब डबल क्रिएट होंगे, मॉर्निंग का भी और रात का भी। सो लाइक दैट इट कैन हैव नॉट एवरीवेयर, पर जो बड़े-बड़े सिटी जहां पर नाइट लाइफ होती है वहां पर और उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। दूसरी बात है रियल एस्टेट, मतलब मकान को बाय सेल करना। रियल एस्टेट पे कौन कानून बना सकता है? तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। व्हेन यू परचेज अ होम और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, इट इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है इट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यूनियन भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो यूनियन ने बनाया रेरा एक्ट। रेरा एक्ट इज वेरी सिंपल। बिल्डर ने कोई नया बिल्डिंग प्रोजेक्ट करना है, सबसे पहले उसने रेरा नाम का एक अलग से जज होगा, उसकी वेबसाइट होगी, वहां पर जाके प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है कि ये वाला प्लॉट नंबर है, इतने माले का मकान बनेगा। ये वंस रेरा उसको अप्रूव करेगा, रेरा रेरा अथॉरिटी या रेरा जज एक नंबर बनाएगा कि ये रेरा नंबर 1 2 3 है इस प्रॉपर्टी का नाम। आफ्टर गेटिंग सच रेरा नंबर ओनली ओनली देन द बिल्डर कैन पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। फिर वो न्यूज़पेपर में ऐड डालेगा कि देखो मेरी स्कीम आ रही है, जिसको खरीदना हो इतना पैसा दे दो वगैरह वगैरह। और अगर आप ऐसा मकान खरीदते भी हैं तो बिजनेसमैन ने ऐसे हर एक स्कीम का अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। तो आपने उसको 10 लाख दिए तो वो उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे। ये वाला जो ये पूरा अपार्टमेंट स्कीम है उसका अलग बैंक अकाउंट होगा, उसमें 10 लाख जाएंगे। उससे क्या फायदा है? मान लीजिए बिल्डर मर गया तो रेरा का जो जज है वो बिल्डर नंबर 2 को ये अकाउंट की ओनरशिप देगा कि भाई तुम ये रखो और इसे स्टील सीमेंट और मजदूर का पैसा देके बिल्डिंग खत्म करो वगैरह वगैरह। तो रेरा में फर्स्ट स्टेप में ये बिल्डर, रियल एस्टेट ब्रोकर वगैरह वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब रेरा ऐसा अलग से जो जज होगा उसकी वेबसाइट पे जाके वो रजिस्टर करेंगे। और उसमें भी जज ये तो विजुलाइज करने के लिए असल में समझो ज्यादातर ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बिठा देते हैं रेरा के ऐसे चेयरमैन के रूप में। सो अगेन आईएएस क्यों बनना चाहिए? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी सब काम मिलते हैं। आरबीआई का गवर्नर भी रिटायर्ड आईएएस, 15 फाइनेंस कमीशन का बॉस भी रिटायर्ड आईएएस, आईएफएससी अथॉरिटी जो है गिफ्ट सिटी को रेगुलेट करे उसका भी बॉस रिटायर्ड आईएएस, रेरा का भी बॉस रिटायर्ड आईएएस, और भी जगह निकालो रिटायर्ड आईएएस। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। क्या तो बिल्डर में रजिस्टर करेगा? मान लीजिए तू में हो गई, तू पर अपील में जाना है तो उसकी रेरा की रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल होगी। तो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा 2016 के क्या फायदे हैं? एक आप प्रोजेक्ट जो रजिस्टर कराते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी बनती है, 2 नंबर के काम नहीं होते। मान लीजिए प्रोजेक्ट डिले हो गया
तभी कस्टमर ने तो बैंक को ईएमआई भरना है, लेकिन अब डिले हो गया जिसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। तो फिर रेरा जज इस बिल्डर को कहेगा कि देखो कस्टमर का ईएमआई का इतना इंटरेस्ट तुमने भरना होगा क्योंकि तुम प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हो। मान लीजिए कोई बिल्डर है जो टाइम पे बिलिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो रेरा उसका जो बैंक अकाउंट है वो किसी और बिल्डर को देके उससे बिलिंग कंप्लीट कराएगा या फिर कि कस्टमर को वो रिफंड करवा देगा पैसा। तीसरा, अगर आपने मकान लिया और उसमें 5 साल तक कोई भी डिफेक्ट आए कि जो भी सीमेंट गिर रहा है, कलर अच्छा नहीं है, नल टूट गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने बिल्डर मैंने आपका मकान रिपेयर करना होगा। ये सब नहीं किया तो जेल जुर्माना हो सकता है। तो ये तो बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि सब ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, टाइम पे जजमेंट आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कस्टमर प्रोटेक्शन है। बिजनेसमैन जो आपसे पैसा लेता है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उसने जमा करना है। इससे दो फायदे, पहला क्योंकि बैंक टू बैंक का पैसा ट्रांसफर होगा तो कैश में ट्रांजेक्शन करता है, समझो टैक्स नहीं भरता और टैक्स इवेजन करता है तो कर चोरी के अवसर कम होंगे, स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन विल डिक्लाइन बिकॉज़ मनी इज गोइंग इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर से लिंक होते हैं, इनकम टैक्स वाले वॉच रखते हैं। दूसरा, पहले कुछ बिल्डर ऐसे 2 नंबर के काम करते हैं, जो मकान आपको बेचा वही किसी और को बेच दे, बट अब वो सब डेटा चेक करना आसान होगा बिकॉज़ यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक अकाउंट तो ट्रेस कर सकते हैं ना रिफंड के लिए। अगर वो कैश में लेता तो वो तो मना कर देगा मैं तुमसे पैसा ही नहीं लिया था। सो दीस आर सम बेनिफिट्स ऑफ द रिराइट। कुछ लिमिटेशन भी है कि जैसे वहाँ पर ये जो रेरा के ऊपर अथॉरिटी के आईएएस ऑफिसर बिठाने चाहिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया कानून, उसने इंप्लीमेंट किया अपन वेबसाइट नहीं बनाई इसलिए बिल्डर वहाँ प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कर सकता। फिर एक तकलीफ ये भी है कि ये कानून 2016 में आया, मान लीजिए आपने 2010 में फ्लैट बुक करवाया था और अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला, तो इस कानून में तो मदद नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल कोर्ट में जाना पड़ेगा, बाकी जो भी चीटिंग और फ्रॉड के आईपीसी कोड में प्रोविजन हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाना पड़े जिसके अलग मैकेनिज्म हो। सो देयर आर सम इश्यूज, पर वो सब मीन्स के मुद्दे हैं जो मीन्स में हम समझेंगे। कोई कानून में क्या लिमिटेशन या खामी है समझो वो प्रीलिम का मुद्दा नहीं है। इफ यू एनालाइज पीवाईक्यू दे हैव नेवर आस्क्ड ये कानून में क्या खामी है। सो वी लर्न अबाउट द एलपीजी रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब खत्म हुआ। अब जो आखिरी ब्लॉक आता है वो है टेक्सटाइल एमएसएमई इंडस्ट्री, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आईएसआई मार्क, ये सब चीजें। हाँ, तो आगे का मुद्दा क्या, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के अंदर उसकी सब ईयरबुक इन्फॉर्मेशन आपके हैंडआउट में देख लेना, कौन सी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हाँ, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसके नीचे सरकारी कंपनी, कॉटन कॉर्पोरेशन, जूट कॉर्पोरेशन वगैरह। अटैच्ड ऑफिस है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का कमिश्नर है। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे नेशनल जूट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, एनआईएफटी वगैरह, और भी चीजें अपन जितनी याद रह सके उतनी कुछ ही मैंने दी है। जूट इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या रिफॉर्म लिए गए हैं उसकी सब डिटेल आपके हैंडआउट में है। उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूं। ये जो जूट बैग्स होते हैं, मान लीजिए सभी अनाज को पैक करने वाली कंपनी और शुगर चीनी को पैक करने वाली कंपनी ये सोचे कि भाई हम तो प्लास्टिक के बैग में स्टोर करेंगे, तो ये बैग कोई खरीदेगा नहीं, जूट की बैग, तो जूट फार्मर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ एक प्रकार का रिजर्वेशन कोटा लगाया है। वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए जितना फूड ग्रेन है उसका 100% सिर्फ जूट बैग में बनना होगा, और जितना शुगर पैदा किया शुगर कंपनियों ने, शुगर मिलों ने, उसका 20% जूट बैग में बनना होगा और बाकी 80% प्लास्टिक बैग में भर सकते हैं। तो ऐसी जो कोटा या रिजर्वेशन सिस्टम इसको हम कहते हैं जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। दूसरा है टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब जो पहनने के अलावा वाले कपड़े जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, शू लेसिस, पैराशूट, सर्जिकल ग्राउंड, तो ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बजट नहीं पाए कि नहीं भारत के अंदर इसका रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे और इधर इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। आप ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में से अगर कोई टी-शर्ट, जैकेट कुछ खरीदें तो उसमें साइज़ क्या लिखा होता है? एक्स, एक्सएल। अब ये एक्सएल का मतलब क्या, लार्ज? तो क्या मेरे लिए लार्ज है तो अमेरिका वाले के लिए तो स्मॉल भी होगा। अब लीवाइस या जो भी फॉरेन कंपनी है वो उनके लिए एक्स और एक्सएल वो अलग चीज़ है, उनके साइज़ जो अमेरिका के हिसाब से चलते हो। तो भारत में हम जो पहने फिटिंग में तकलीफ आए या हमें कन्फ्यूजन हो जाए, उसी तरह शूज़ के अंदर भी 9 नंबर का जूता हमारा कुछ अलग है, अमेरिका के अंदर 9 नंबर का मतलब कुछ और अलग हो जाए कि वो उसकी साइज़ 11 नंबर की हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अमेरिका और यूरोप के जो स्टैंडर्ड है कि साइज़ 44 शर्ट का मतलब क्या, एक्सएल शर्ट का मतलब क्या, वो उनके कस्टमर के बॉडी टाइप के हिसाब से डिज़ाइन है। हमें इंडिया के लोगों की साइज़ के हिसाब से अलग स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। तो ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया साइड साइड चल रहा है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कर रही है। उससे क्या फायदा होगा? यही सब ये शर्ट पैंट वगैरह के नाप के सब डेजिग्नेशन चेंज होंगे। फिर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेके इंडिया हैंडलूम ब्रांड, जैसे आईएसआई ब्रांड होगा तो आप निश्चित कर सकते हैं कि भाई ये हेलमेट इज ऑफ गुड क्वालिटी, इट विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। तो उसी तरह अगर कोई ये शॉल पे ऐसा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का लोगो होगा उससे क्या पता चलता है? पहला, हाथ से बनाया है, हैंडमेड है, कोई डिफेक्ट नहीं है, एनवायरमेंट पे जीरो नेगेटिव इंपैक्ट है, ऑथेंटिक इंडियन डिजाइन है, ऐसा नहीं कि मसाला डोसा पे चीज और पिज्जा डाल के पीस डोसा बनाया, ऐसा नहीं है, नॉर्मल जो डोसा है वही है। अगर ऐसा कोई लोगो हम बनाते हैं और उसकी अवेयरनेस फैलाते हैं तो फॉरेनर उसको देख रहा है ये तो एप्पल जैसा प्रोडक्ट है मैं तो इसको खरीद लूंगा। सो इट कैन हेल्प इंप्रूविंग अवर एक्सपोर्ट्स, और जो भी चीज एक्सपोर्ट बढ़ाएगी तो आप जानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगी। सो दैट इज इंडिया हैंडलूम ब्रांड लोगो। उसके बाद टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने वीवर्स, टेक्सटाइल वर्कर के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लगाई हैं जो आपके हैंडआउट में दी है, एक एक लाइन में याद रहे उतना देख लेना। कांग्रेस के जमाने में एक थी महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, मतलब इंश्योरेंस स्कीम। फिर मोदी सरकार ने क्या किया, ऐसी छोटी-छोटी योजना बंद कर दी। अब से बोला तुम जितने वर्कर है तुमको इंश्योरेंस चाहिए तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह में इंश्योरेंस कर लो, उसमें जो भी कुछ फी लगती है और फिर 2 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन होता है। फिर इन सब वर्कर्स को पहचान ऐसे नए ऑनलाइन कार्ड्स बना के दिए जाएंगे। सिल्क खरीदना है, सिल्क के सील्स खरीदने हैं तो उसकी ऑनलाइन ऐप होगी। फिर वीवर्स कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ और स्कीम बने, उनको ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट देंगे। बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती है, वो हैंडआउट में याद रहे उतनी देख लेना। आपने अगर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू करनी, बहुत सारी मशीन चाहिए, मशीन लेना है तो उसके लिए लोन चाहिए, लोन के इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वीवर मुद्रा स्कीम, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स, ऐसी पावर टैक्स स्कीम, ये सब चलती है। तीनों स्कीम में क्या होगा, टेक्सटाइल मशीनरी के लोन के ऊपर या तो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी देगी कि देखो बैंकर अगर ये बिजनेसमैन ने लोन वापस नहीं किया तो बैंक के लॉस की भरपाई गवर्नमेंट करेगी, ऐसी क्रेडिट गारंटी, और नहीं तो फिर उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट पे करेगी या दोनों काम करेगी। तो ऐसे कुछ स्कीम्स हैं। पिलर 3 ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप याद करो, हमने समझी थी एक रोड टैप स्कीम कि बाबा रामदेव ने एग्रीकल्चर मंडी से अनाज खरीदा, इलेक्ट्रिक मिक्सर में ग्राइंड करके उसका आटा बनाया, उसमें से नूडल्स बनाए, ट्रक में डीजल भर के उसको मुंबई तक ले गए, फिर एक्सपोर्ट किया। तो इस पे बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब में उनको एक जात का इनपुट टैक्स क्रेडिट या माफी या कैशबैक मिल जाए, उसकी स्कीम थी जिसका नाम था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। उसी की तर्ज पे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक स्कीम है कि जहां वो जितना रॉ मटेरियल खरीदे फिर एक्सपोर्ट करे तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, सम रिलीफ और कैशबैक मिलेगा उसे। उस स्कीम का नाम है ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि अच्छा तो फिर रोड टैप स्कीम है तो ये ROSCTL क्यों है, दोनों में क्या सिमिलर, क्या डिफरेंस है? तो इतनी हाई प्रोफाइल ये चीज है ही नहीं कि इसको पढ़ने बैठना पड़े। दिस इज नॉट लाइक इनकम टैक्स वर्सेस जीएसटी का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सफिशिएंट हो कि एक्सपोर्टर को टैक्स जो भरा है उसने रॉ मटेरियल और सब खरीदने का उसमें कुछ ना कुछ माफी मिलती। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क में क्या वो फूड पार्क जैसा सब होगा कि सपोज अहमदाबाद और अडालज के बीच एक नया सब इंडस्ट्रियल एरिया बने, वहां पर गवर्नमेंट वेयर हाउस, ट्रक का वजन करने की मशीन, पैकेजिंग मशीन, वर्कर के हॉस्टल, वॉशरूम, बच्चों के स्कूल, ये सब बनाएगी ताकि जो बिजनेसमैन है उसने बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर सके। तो अगर फूड प्रोसेसिंग के ऐसे पार्क बन सकते हैं, मेगा फूड पार्क, तो टेक्सटाइल के भी पार्क बन सकते हैं और उसको कहा गया पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, जो 7 जगह पर बनेंगे। उनके लोकेशन कहां है वो हैंडआउट में दिया, आप देख लेना। और इससे बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी वगैरह वगैरह।
टेक्सटाइल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश और वियतनाम से काफ़ी कॉम्पिटिशन है। बैंक लोन, एफडीआई, एक्सपोर्ट पहले जितना आता नहीं, स्पेशली आफ्टर द कोरोना क्राइसिस। खैर ये सब आपके हैंडआउट में दिया है। बाकी चीज़ें उसमें अच्छी बुरी जो है वो मेंस का मुद्दा है जो हम दिसंबर वीक 4 में देखेंगे। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डन। इसमें मैंने जल्दी इसलिए उड़ा दिया है कि आप अगर पीवाईक्यू देखें तो अगर उसे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूछना है तो यूपीएससी एग्जामिनर यूजुअली एग्रीकल्चर में जाता है, नहीं तो आजकल शेयर मार्केट या टेक सेक्टर और ये सब यूनिकॉर्न वगैरह उसमें जाता है। टेक्सटाइल मतलब उसको वो पूछते ही नहीं है, इसे बहुत दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं। मेंस में हालांकि पता होना चाहिए कि भाई ये अच्छे बुरे उनकी चैलेंजेस हैं, वो हम देखेंगे। सो टेक्सटाइल इज डन। नेक्स्ट इज एमएसएमई इंडस्ट्री। एमएसएमई मतलब क्या? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, आचार पापड़ अगरबत्ती। अब वो एक 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 आदमी भी चला सकता है, साइकिल रिपेयर की दुकान, ट्यूशन क्लासेस, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, रेस्टोरेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है जैसे वाजीराम का कोचिंग क्लास, या कंपनी एक्ट में कंपनी भी हो सकती है कि सिकंदर सिंगदाना बनाने की, पीनट्स की, रोस्टेड पीनट्स की कंपनी। तो इट कुड हैव मेनी फॉर्म्स। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? पुरानी डेफिनेशन ये थी कि अच्छा आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए बिस्किट का, और आपने अपनी फैक्ट्री प्लांट मशीनरी में 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपकी ये इंडस्ट्री, ये माइक्रो एंटरप्राइज है। 25 लाख से ज़्यादा अपन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं तो स्मॉल है, 10 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा अपन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं तो मीडियम है। तो सर्विस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की ये डेफिनेशन थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अगर सर्विस सेक्टर में मान लीजिए आप कंप्यूटर की कुछ रिपेयर वारंटी स्टेशन चलाते थे या कुछ होटल वगैरह आप चलाते थे, तो वहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी अलग थी कि 10 लाख 2 करोड़ 5 करोड़। फिर आज कोरोना कोरोना में सरकार का इतना सब कंफ्यूजन क्यों रखना है, और हम डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि और बड़े बिजनेसमैन को भी इनकी सारी स्कीम्स का फायदा मिले। इसलिए कोरोना में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जिसमें गवर्नमेंट ने एमएसएमई की सब डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है कि देखो अब से चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, जो भी कंपनी है, उन्होंने अपनी प्लांट मशीनरी में नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और उनका एनुअल टर्नओवर या सेल्स या आमदनी नॉट मोर देन 5 ईयर है, नॉट मोर देन 5 करोड़ है। तो दिस एंड दिस, इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, तो हम कहेंगे ये माइक्रो एंटरप्राइज। फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो स्मॉल, उससे थोड़ा तो मीडियम। वो उसमें रेंज में चलता है, देखो 1 करोड़ है, फिर 10 करोड़ है, फिर 50 करोड़ है, और नीचे वाला जो है टर्नओवर वो उसका मल्टीप्लाई विद 5 कर दो तो 5 करोड़ है, 10 मल्टीप्लाई विद 5 50 करोड़ है, 50 मल्टीप्लाई विद 5 250 करोड़। सो दिस इज न्यू डेफिनेशन। इससे क्या फायदा है? डेफिनेशन काफी चौड़ी कर दी ताकि और कंपनियों को सब गवर्नमेंट की जो लोन स्कीम हो उसमें फायदा मिले। तो एमएसएमई इंडस्ट्री, उसका क्या महत्व है? भारत देश का टोटल जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है कुल मिलाकर कितना होता है? मान लीजिए 100 करोड़, तो उसमें से एग्रीकल्चर 15 टू 17% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 18% कंट्रीब्यूट करता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी चाहती है कि इसको 18 से बढ़ा के करना है 25 और 100 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट करने हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एमएसएमई इंडस्ट्री, और भारत का जितना एक्सपोर्ट जाता है उसमें भी 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई लोग करते हैं। बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हैं जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज उसके फाउंडर्स हैं, उसके स्थापना की है, तो इसलिए एमएसएमई की मदद करनी पड़ी। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है, उसके नीचे कंपनी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो एनबीएफसी मतलब लोन देने के लिए कुछ मदद करेगी। फिर एक डेवलपमेंट कमिश्नर है, वो इतना काम करनी। स्टैट्यूटरी बॉडी है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड कोयर बोर्ड। कोयर मतलब कोकोनट के छिलके से जो सब गद्दे वगैरह बने। अब यहाँ देखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो तुक्के नहीं मारने कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे होगा या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के नीचे होगा। नो, दिस खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। और भी संस्थाएं वो हैंडआउट में दिया, देख लेना मित्रों। एमएसएमई सेक्टर में स्कीम्स की कोई इंतहा नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन अब क्योंकि तैयार करना है तो कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में थोड़ी स्कीम्स तैयार करते हैं। अब कॉमन सेंस अप्लाई करो कि मुझे एमएसएमई में कुछ बिजनेस शुरू करना होता है, आचार पापड़ अगरबत्ती का। सबसे पहले मुझे इनपुट चाहिए क्या? लोन चाहिए, लोन पे सब्सिडी चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए और वर्कर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो ऐसी कुछ स्कीम्स होगी। दूसरा, मैं जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो रिसर्च डेवलपमेंट में मुझे कुछ पैसा मिले, ऐसी स्कीम होनी चाहिए। फिर कुछ बार ये सुप्रीम कोर्ट कहती है पटाखे मत जलाओ, अब मेरा फायर क्रैकर का बिजनेस है तो चौपट हो जाएगा, तो मेरा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो उसमें कुछ मदद मिलनी चाहिए। फिर मैं इसको सेल करने जाऊं, अब मेरी छोटी सी कोई कंपनी, मान लीजिए मैंने बॉल पेन बनाया, तो मेरे पास तो मैं रवीना टंडन को तो ब्रांड एम्बेसडर बना नहीं सकता कि जो भी रेनोल या दूसरी पेन को प्रमोट करे। तो मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिस में जितने पेन खरीदे जाएंगे उसमें 25% मेरे मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के पेन खरीदे जाएंगे, तो मुझे ऐसा रिजर्वेशन दे दो, गवर्नमेंट कोटा फॉर बाइंग। फिर उसमें तकलीफ आएगी, गवर्नमेंट खुद ही आपकी पेन खरीदे पर आपको पैसा नहीं दे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी वेबसाइट बनेगी, कंप्लेन कर सको आप, और ऐसी 2-3 डजन वेबसाइट बना देंगे तो काम खत्म। सो दैट इज एमएसएमई इंडस्ट्री की ट्रकलोड ऑफ स्कीम्स। एक एक करके कुछ पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी स्कीम जो लोन वाली है, जैसे मुद्रा लोन, ईसीएलजीएस वगैरह, वो हम पिलर 1 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन में पढ़ चुके हैं, तो आप देख लेना, तो लोन का काम खत्म। उसके बाद कुछ नई अलग जाने लायक स्कीम कौन सी? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री और उसके नीचे खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन चलाता है। मान लीजिए मुझे अगरबत्ती की ऐसी छोटी सी यूनिट खोलनी है, तो गवर्नमेंट मुझे इसमें लोन में हेल्प करेगी, पर कुछ शर्तें होती है, कम से कम स्टैंडर्ड रेट पड़ा होना चाहिए। और फिर कहना कि मान लीजिए अगरबत्ती बिजनेस शुरू करने के लिए 100 रुपया रिक्वायर्ड, तो मैंने मतलब बिजनेसमैन ने अपने पॉकेट से 5 टू 10% ही निकालने। ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन अपने पॉकेट से 15 टू 35% देगा, बाकी रकम बैंक वाले लोन में दे देंगे, तो 100% हो गया पैसा जिससे मैं बिजनेस शुरू करूँ। अब प्रश्न, जो मुझे 5 टू 10% अपने पॉकेट से पैसा निकालना है बिजनेस शुरू करने के लिए, कितना 5 निकालना है कि 10 निकालना है, वो डिपेंड करता है, परसेंटेज डिपेंड्स, रूरल बिजनेसमैन हो, अर्बन बिजनेसमैन हो, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी, वुमेन, पीएच, कौन सी कैटेगरी में, सो लाइक दैट आपको अलग-अलग परसेंटेज हो सकते हैं। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये याद रखना है माइक्रो एंटरप्राइज की मदद के लिए। फिर है कोरोना, कोरोना के बाद एक नई स्कीम है जिसका मतलब सेंस बनाना मुश्किल, इसलिए जबरदस्ती मुझे फिल्म स्टार के फोटो डालने पड़े इसमें, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जो गाना था इधर उभरते सितारे प्रोग्राम। ये क्या बोलता है कि एक है एक्सिम बैंक, वो क्या था आई5 जो आप याद करो पिलर 1 बी में, फिर एक सीडबी बैंक है, वो भी आई5 था, वो पिलर 1 बी याद करो। तो ये एक्सिम बैंक और सीडबी बैंक मिलकर एक नया फंड बनाएंगे, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो क्या होता है पिलर 1 से याद करो, और फिर उसमें खोखा भर के पैसा रखेंगे। और फिर ये शम्मी कपूर जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उनको लोन में पैसा मिले यानी डेट फाइनेंस, उनको कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा दे देंगे, इक्विटी फाइनेंस, ये काम हो सकता है। सो दैट इज उभरते सितारे प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई की, जहां एक्सिम और सीडबी बैंक मिलकर नया फंड बनाएंगे और इसको शेयर बॉन्ड के रूप में लोन में पैसा देंगे, किसको? एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमई को। दैट इज उभरते सितारे। ऐसे सब बैंकर्स मैंने आपको बताया, आप आईएएस ऑफिसर बने तो बहुत सारे आप अलग-अलग पोस्ट पे जा सकते हो सकता है सीडबी के भी आप चेयरमैन बने एक्जिम के, तो फ्यूचर में भाई मेहरबानी करो यूपीएससी एस्पायर पर दो जने मिलकर ऐसा नया स्कीम मत करो, एक-एक रखो, तो ये और सिंपल होना चाहिए कि जिस नाम में निर्यात की लोन मदद योजना या उभरते सितारे लगे, ये तो कोई स्कूल के बच्चों का साइंस के लिए प्रोग्राम हो। खैर अभी एक लेटेस्ट और स्कीम आई है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर आर्टिजन्स, मतलब ये पॉटरी कुम्हार, लॉक स्मिथ, ताला बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ, लोहे का सब काम करने वाले, लोहार,
ऐसे अलग अलग 18 टाइप के जो प्रोफेशन हैं उन कारीगरों को 3 लाख तक की लोन मिलेगी। उसमें भी ऐसा कारीगर ने अपने पॉकेट से 5% देना है लोन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से 8% दे, तो बैंकर कमाई जो भी 8 5 13 जो होता है नंबर, सो दैट इज लोन मिलेगा। फिर ऐसे जो भी आर्टिजन्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग से पहले उनको 15,000 रुपये देंगे जिससे वो ऐसे सब साधन खरीद सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग होगी और भी फीचर है छोटे मोटे, वो सब आप हैंड आउट में पढ़ना। मित्रों ये लेटेस्ट स्कीम है, आप पाएंगे मैंने एक पेज भर के उसका तो सिर्फ स्कीम का डॉक्यूमेंट उधर छाप दिया है। ऐसा क्यों? 2023 का पेपर देखो, गवर्नमेंट स्कीम से वो बहुत बारीक बारीक से जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछते हैं। पहले जो नहीं पूछते, पहले क्या एकदम जो लाइमलाइट 3 4 होते हैं वो भी एकदम उसकी एकदम छोटी सी चीज पूछते हैं। हम लोग पिलर 6 में देखेंगे, एक स्कीम है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मतलब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन आयन की कमी हो, तो उसमें तो सिंपल से आप तुक्के मारो कि भाई आयन फॉलिक एसिड का टैबलेट देगा, कुछ खाने पीने के लिए अवेयरनेस फैलाएगा। वो वहां नहीं रुका, उसने एकदम एडवांस लेवल का पूछा कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो भी एम्बेलिकल कॉर्ड होता है नाभि के साथ जुड़ा, उसको 3 मिनट के डिले से कट करते हैं ताकि मदर का इतना ब्लड बच्चे में और आ जाए पैदा होने के बाद और उसको एनीमिया नहीं हो। तो क्या ऐसा ये स्कीम में लिखा है कि नहीं? मुझे नहीं पता था। असल में लिखा है पर इतना बारीक तो कोई पढ़ता ही नहीं, कोई पूछता नहीं था। सो सेम थिंग यार, इसलिए मैंने एक पेज भर के आपको गवर्नमेंट स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम का सब लिखा है। मतलब समझो इधर जो छोटा-छोटा लिखा हो ये कि जो 18 ट्रेड्स को मिलेगा तो पढ़ लेना कि कौन से, वो ऐसा भी करके अच्छा इसमें से 5 कौन से पेयर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर कि इनको क्या मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग, 15,000 का वाउचर मिलेगा, रोज का 500 का स्टाइपेंड है। अच्छा इनको जो लोन मिलेगी तो इसमें 5% भरना है, गवर्नमेंट 8% भरेगी, टोटल जो भी 13%। ऑल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर द लेटेस्ट स्कीम्स। तो इसलिए एक पेज भरा है, वो खुशी का या मजा लेने के लिए नहीं भरा है। फिर उसे पढ़ के खत्म करो, हैंड आउट में दिया। इसके अलावा एमएसएमई इंडस्ट्री में कोई अंत ही नहीं है, इतने सारे स्कीम चलते हैं। स्फूर्ति, सीजीटी, एमएससी, ये सब क्या लोन के क्रेडिट गारंटी टाइप का कुछ ना कुछ खेल उसमें चलता है, पर पुराने हैं इसलिए हम बहुत दिमाग नहीं खर्च करें। फिर उद्यम मित्र टोल फ्री नंबर, सोलर चरखा, वो सब हैंड आउट में दिया है। क्या तो हमने इनपुट्स के साथ जुड़े कि लोन सब्सिडी ट्रेनिंग मिल जाए, ऐसी कुछ स्कीम्स देखें। इसके बाद और भी मुद्दे हैं, एक आध समझते हैं फिर देख लेते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कुछ है कि नहीं? ये चाचा जान ने नई साइकिल बनाई है कि जो पानी में भी चल सकती है। नो देयर इज अ प्रॉब्लम। उन्होंने बना तो दी, पर इसका मास स्केल प्रोडक्शन करना हो तो उनके पास वो नॉलेज नहीं होगा कि एक तो ठीक है जुगाड़ में हमने ऐसे ऐसे कर दिया, बट इफ यू हैव टू कंप्लीट 100 साइकिल्स हाउ विल यू डू दैट? उसकी पूरी असेंबली लाइन चाहिए, उसका मार्केटिंग कैसे करोगे, अमेज़न पे लिस्टिंग कैसे करोगे, बहुत सारी सपोर्ट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। तो अगर कोई रूरल एंटरप्रेन्योर है जो ग्रास रूट इनोवेशन कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको ये सब हेल्प करेगी जो मैंने आपको बताया। इंक्यूबेटर होगा, मार्केटिंग सपोर्ट होगा। तो उस स्कीम का नाम है एस्पायर स्कीम। फुल फॉर्म याद नहीं रखना, एस्पायर में बस ये फोटो याद रखना कि ऐसा आप करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी रूरल एंटरप्रेन्योर को ग्रास रूट इनोवेशन के लिए। तो इनपुट में लोन दे दिया, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एस्पायर स्कीम है। अब ये बिजनेसमैन अपनी छोटी प्रोडक्ट सेल करने जाएगा, तो मैंने आपको बताया उसमें कुछ रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए कि मैं ये बॉल पेन बेचने जाऊँ, स्कूल के बच्चे खरीदेंगे नहीं तो गवर्नमेंट मेरे से खरीद ले, जो भी सारे ऑफिस में लगा ले 25%। सो इज देयर समथिंग लाइक दैट? वो हमें समझनी है, ब्रेक के बाद समझते हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तब तक 1 मिनट आप ये क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन का आधा जवाब मैंने दे दिया है, पर ठीक है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इस पे मंथन करो, ऑब्जर्व इट। थ्री मोर मिनट्स। टेन मोर सेकंड्स। अरे फ्रेंड्स, तो ये आईपीआर पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन था। आपको जो ठीक लगे एबीसीडी, योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर, इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सोनू, मुशर्रफ, प्रथम, आशु, स्नेहल, रजनीश,
सची, राजीव, ईशु, सौम्या, अंशुमन, सुचिता, संजीव, ऋतिक, लोहित, शीतल, सईद, सैफ, मनोज, प्रणव, अपर्णा, सुमेगा, इंद्रेश, आयुष, छवि, गौतम, चेतन, सिद्धार्थ, विशाल, सोनिया, महक, कशिश, बीनू, प्रियंका, अमित, निशांत, मोहित, अमृतपाल, नवनीत, विश्वरतन, अखिल, सोहेल, अंजलि, अमित, रस्तोगी, नदर्श, करेक्ट आंसर। मित्रों, ये जो आईपीआर पॉलिसी है, मैंने आपको बताया था आजकल कॉमर्स मिनिस्ट्री सारा काम देखती है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे आपको पता होना चाहिए थर्ड पिलर से कि एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डीपीआईटी। तो यानी जो कहता है सेकंड स्टेटमेंट डीपीआईटी नॉट लेता है, बराबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इन ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो आपको क्या लगता है? हाँ ही बोलेगा ना। दोहा एजेंडा क्या था? हम बहुत गरीब है इसलिए हमको अमेरिकन आइडल बना दो। अमेरिका बोलता नहीं तुम बहुत गरीब नहीं हो इसलिए तुम्हें अमेरिकन आइडल नहीं। तो डू यू थिंक कुछ और उसमें नई बात होगी? हम अब गरीब नहीं है इसलिए हमको अमेरिकन आइडल नहीं बनना है। नो, इंडिया विल से वी रीइटरेट जो भी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में है और जो भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में लिखा है, क्योंकि आईपीआर पॉलिसी है तो उसमें मतलब ऐसी सब बातें करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिक। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ रहे थे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की मदद के लिए कौन कौन सी स्कीम, इनपुट में लोन के लिए मदद कर दी, प्रोडक्शन में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एस्पायर स्कीम थी। अब मैंने कुछ प्रोड्यूस कर दिया, जैसे ये बॉल पेन, इसको मैं सेल करने जाऊं तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोटा होना चाहिए। सपोज ओएनजीसी जो सरकारी कंपनी हो, हमें बॉल पेन, पेंसिल, फर्नीचर कुछ भी खरीदना है, मतलब कि दे आर डूइंग एनुअल परचेज या प्रोक्योरमेंट, तो उसमें कोटा ऐसा है कि जो भी माल इनको पूरे साल खरीदना है उसमें 25% उन्होंने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदना होगा, एंड विद इन दिस 25% 3% खरीदना होगा महिलाओं से और 4% एससी एसटी से, मतलब उनकी जो कंपनियां या यूनिट्स होंगे उनसे लेना होगा। बाकी जो 75% है उसमें वो बिग बिजनेसमैन से भी ले सकता है और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से भी ले सकता है। तो आप समझो, इनके 25% कोटा तो है ही, और ये 75 में भी वो लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उधर उनको मना ही है, नॉट लाइक दैट। ये इनका एक्सक्लूसिव, उधर भी वो आ सकते हैं। सो दैट इज द प्रोक्योरमेंट कोटा। अब सरकार जो भी कुछ माल परचेज करे उसकी क्या सिस्टम होगी? एक बॉल पेन परचेज करे क्या रूल बनाएगी कि सब कंपनियां अप्लाई करो, जो सबसे सस्ती होगी उसको हम खरीद लेंगे। ये हो सकता है कि लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, सबसे सस्ती चीज हम खरीद लेंगे। फिर आते हैं वो 2 रुपए की या 5 रुपए की साइनो सिल्क आती है, वो कहने का सिल्क है अपन वो चले नहीं, तो क्वालिटी भी देखना चाहिए। तो क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर फिक्स बजट सिलेक्शन हो सकता है कि हमारे पास 2 रुपए ही है तो 2 रुपए के अंदर जो पेन आएगी वही लेंगे, डजंट मैटर, आपका भाव पूछने नहीं आएंगे। तो कौन सी मेथड सही है ये सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ये सारे मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट वो खुद से पढ़ लेना, वो आपका काम। प्रीलिम के लिए जीएस के लिए काम का नहीं है। अगर कोई ऐसे फालतू के मॉक क्वेश्चन जीएस टेस्ट में आपको पूछ रहा है तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, उसको छोड़ आगे बढ़ो। आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, तो मान लीजिए गवर्नमेंट को ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो कि एक आईएएस ऑफिसर को अपने डिपार्टमेंट के सब वर्कर्स या एम्प्लॉय के लिए मास्क खरीदने, वो कहां जाए? वो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे नहीं जाएगा, एक अलग ही उसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम वेबसाइट। तो जेम वेबसाइट इज बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर कोई डिपार्टमेंट मास्क खरीदना चाहता है या कुछ और दूसरे मशीन या टेलीफोन चेयर कुछ उसको लेना है, यहाँ तक कि उसको अगर मान लीजिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको रोड स्वीपर मशीन खरीदना है तो वो भी ऑनलाइन खरीद सकता है। ब्रांड है अशोक लेलैंड और भाव कितना है 47,35,999 ओनली, और उसमें भी 10% ऑफ चला है। तो ये हो गई जेम वेबसाइट। जेम वेबसाइट का मालिक कौन है? तो याद रखना, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक कंपनी बनाई है, जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी, वो इसका मालिक है। स्पेशल व्हीकल मतलब ऐसे ही गाड़ी चला के घूमता है, यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ये यूनिक चीज है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के परचेज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाई है, कि जहां पर सेलर्स अपना सब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और जो भी यूनियन स्टेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को माल खरीदना है वो ऑनलाइन खरीद लेंगे। इससे क्या फायदा है? हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देनी है, टेंडर नहीं कि हमें ट्रक खरीदना है, टेम्पो खरीदना है, वो वेबसाइट पे देख ले क्या भाव है, ठीक लगता है खरीद लो। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देके जो कंपनियों से कोटेशन मंगाए जाते थे प्राइस के, वो सारे खर्चे कम हो जाएंगे। अब यहाँ समझो कि अशोक लेलैंड कंपनी है, तो उनके पास तो सब एमबीए टाइप के मैनेजर होंगे, तो उनको पता होगा कि ये जेम पोर्टल पे जाके अकाउंट कैसे खोलते हैं, इस पे हमें ऐसे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर ऐसा सब लिखना पड़ता है, नीचे ऐसा भाव लिखना है, ऐसा 10% ऑफ का ये बटन होता है, दे विल हैव नॉलेज। पर मान लीजिए ये जो मास्क है वो किसी यंग बिजनेसमैन या स्टार्टअप वाले ने या कोई एक नए खिलाड़ी नहीं बनाया, कोई एमएसएमई वाले, जिसको ये सब समझ नहीं है, तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने कि भाई जेपीजी फाइल अपलोड ऐसे करते हैं वगैरह। तो वो इनिशिएटिव है स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त इनिशिएटिव में कॉमर्स मिनिस्ट्री मदद करेगी स्टार्टअप वीमेन और यंग एंटरप्रेन्योर की कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट करें। जैसे लाइक फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आपको आता है कि नहीं आता तो उसको सिखाया जाएगा, उसी तरह यहाँ प्रोफाइल कैसे बनाओगे वो सिखाया जाएगा। दैट इज स्वायत्त इनिशिएटिव। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे, झंडा उनका ये होता है कि देखो जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट है ही, उधर भी ये सब सामान खरीद सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने अलग से जेम पोर्टल क्यों बनाया है? भाई तो अमेज़न पे अगर सामान दिखता है उसमें आप समझो 6 to 7% अमेज़न का कमीशन होता है। तो अगर कोई मास्क यहाँ पर लिस्ट करता है कोई एक कंपनी, तो 100 रुपए का मास्क 107 का हो जाएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पे गवर्नमेंट तो कमीशन चार्ज नहीं करेगी, तो उधर 100 रुपए का माल 100 रुपए पे लिस्ट होगा, तो गवर्नमेंट के 7 रुपए बच गए ना। तो अमेज़न फ्लिपकार्ट की जगह ये गवर्नमेंट के लिए अलग वेबसाइट बनाना क्यों जरूरी था? वो इसका ये फायदा है, सेलर कमीशन उसका बच जाता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट खुद से अमेज़न से बाय करेगी तो फ्लिपकार्ट वाले कंप्लेन करेंगे ये तो बाय से हमसे क्यों नहीं लिया, और अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले खुद ही बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना अलग से वेबसाइट कर लिया है। ये जो जेम पोर्टल बना, इससे क्या फायदा हुआ है? तो मैं आपको बताइए, सब गवर्नमेंट को परचेज आसानी से हो जाता है, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देने। उसके अलावा एडवांस लेवल के भी सब फायदे हैं, उसके ऊपर वो हमारे जीएस के लिए काम के नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो तो वो सब देख लेना कि जेम पोर्टल कितना महान है, वो सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया 2022 वाला देख लेना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एमएसएमई इंडस्ट्री से पेन खरीदा, पर वो इसका पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो वो सरकारी क्लर्क होगा उसको ब्राइब चाहिए कि देखो भैया ये 2 रुपए का पेन था तो 25 पैसा तुम मुझे ब्राइब दो, तो तुम्हारा फाइल में ऊपर आईएएस ऑफिसर को भेजूंगा साइन के लिए। तो ऐसे डिलेड पेमेंट की कोई कंप्लेंट करने की वेबसाइट है कि नहीं? जावे हाँ, उसका नाम है एमएसएमई समाधान पोर्टल। हालांकि मैं जब वो पोर्टल खोला तो उस पे तो 404 एरर आ गया, कनेक्शन टाइम आउट या जो भी। एनीवे, सो दैट इज द पोर्टल, इफ देयर इज डिलेड पेमेंट देन यू गो देयर, बट द वेबसाइट इटसेल्फ इज डिलेड इन ओपनिंग। ये एमएसएमई इंडस्ट्री की और मदद कैसे कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म की जरूरत है, उसके लिए आरबीआई ने एक यूके सिन्हा कमेटी बनाई थी, पर उसने जो एनालिसिस दिया वो सब मींस का माल था, उसमें दिमाग नहीं खर्च किया। इंटरेस्टिंगली ये जो यूके सिन्हा है ये सेबी का बॉस था पहले और ये आईएएस ऑफिसर था, फिर ये उधर से भी हटा तो फिर आरबीआई के अंदर उसे ये कमिटी में बिठा दिया। आप जानते हैं आरबीआई के अंदर भी बॉस कौन है? शक्तिकांत दास है, पर वो क्या है? आईएएस है। तो आईएएस मतलब समझो इट इज लाइक अ कास्ट,
वो अपने लोगों के लिए हमेशा काम पैदा करते रहते हैं कि आरबीआई को कमिटी बनानी थी तो किसको बिठा बिठा और भी एमबीए एक्सपर्ट हो सकते थे आईएम अहमदाबाद से, बट नो देयर इज एन आईएएस विल यूज हिम। और जो सेबी का काम देखता है, सेबी शेयर मार्केट अलग चीज है, एमएसएमई आप जानते हैं वो अलग चीज है। माय पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू बिकम आईएएस, पिरामिड टॉप रैंक लाना है, उधर आप बनेंगे तभी बड़े लेवल के काम हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब जॉब में कुछ काम होता नहीं या उसका देश कल्याण में महत्व नहीं है, बट व्हेन यू हैव द एज एंड अपॉर्चुनिटी तो दमखम लगाना चाहिए। आप लोग जो ये पहले से आखिरी लेक्चर तक बैठते हैं तो यू आर सिंसियर पीपल, तो मान लीजिए कुछ तो हाथ में आएगा ना, हाथ में आने में बात ऐसी है, सपोज यू गेट अ क्लास 3 या ग्रुप 3 क्लर्क जॉब, तो वो भी सक्सेस है, बट आप जानते हैं उसमें वो मजा नहीं है जो आईएएस में इन टर्म्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी यू गेट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर योरसेल्फ एंड सोसाइटी। फिर मैं वापस आता हूं, हम बात कर रहे थे एमएसएमई की। इनपुट में लोन की बहुत सारी स्कीम देख लिए, प्रोडक्शन में रिसर्च डेवलपमेंट का वो चाचा जन वाला एस्पायर स्कीम हमने देख लिया, ग्रासरूट इनोवेशन, सेलिंग के लिए गवर्नमेंट कोटा है कितना 25%, ऑनलाइन पोर्टल है कौन सा जेएम पोर्टल, वो देख लिया। उसके बाद क्या होगा, एक दो दर्जन वेबसाइट होंगे, जैसे एक है चैंपियन वेबसाइट, तो एमएसएमई इंडस्ट्री को कोई अपनी स्कीम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए तो उसकी चैंपियन वेबसाइट है। फिर और भी बहुत सारी चीजें वो हैंड आउट में देख लेना। तो कुल मिलाकर इनपुट में लोन के लिए क्या मुद्रा स्कीम है, ट्रेनिंग और उसके लिए ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम आ गई, ग्रासरूट इनोवेशन के लिए एस्पायर स्कीम देखी। एमएसएमई को और भी मदद मिले इसलिए गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म लेती है कि वहां पर इंस्पेक्शन नहीं होगा, मतलब फैक्ट्री लेबर पॉल्यूशन इंस्पेक्टर वहां चेकिंग नहीं करेंगे, वो सब चीजें, पर वो सब बातें क्या है, वो मेंस के रिफॉर्म्स की बात है कि क्या क्या हुआ क्या क्या करना चाहिए। आउटपुट सेल करेंगे उसमें मैंने बताया कोटा है कितना 25%, और ऑनलाइन परचेज के लिए सरकार का जेम पोर्टल है। एमएसएमई इंडस्ट्री की चैलेंजेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर पे बैन लगाया, फिर ये जो स्ट्रॉ और सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पे बैन लगा दिया, तो बहुत सारे छोटे उद्योग ये जो काम करते थे उनका बिजनेस ठप हो गया, तो बैंक का लोन वापस नहीं कर पाएंगे, तो एनपीए का प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज अ चैलेंज, हाउ टू एड्रेस दिस। क्या वो सब मेंस का मामला है तो मेंस में देखेंगे। हाँ, तो एमएसएमई में यूके सिन्हा कमेटी वो मेंस में देखेंगे। फिर एक प्रॉब्लम है ड्वार्फिज्म, जानबूझ के एमएसएमई वाले क्या करते हैं, बड़े नहीं होते क्योंकि उनको डर लगता है बड़े हो जाएंगे तो ये सारी स्कीम का जो हमें सपोर्ट मिलता है 25% कोटा मिलता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए हम तो मतलब जो अपना टर्नओवर और सेल्स की लिमिट है और जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको क्रॉस ही नहीं होने देंगे, हम एक ही जगह दो तीन कंपनी खोल देंगे। तो वो सब क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, पर वो भी मेंस का मुद्दा है, वो मेंस में देखेंगे। खैर, तो टेक्सटाइल सेक्टर देख लिया, एमएसएमई देख लिया। उसके बाद की चीजें सर्विस सेक्टर, ई कॉमर्स। आपको जान आप जानते ही हैं कि यूपीएससी को खुजली मची, खुजली क्या मची है, बीकॉम एमबीए टाइप का सब पूछने की खुजली मची। हाँ, तो वो सब आपके हैंडआउट में मैंने कुछ और एक दो पेजेस ऐड कर दिए हैं, कृषि और क्वानरी और क्वीनरी सेक्टर्स क्या होते हैं, आउटसोर्सिंग और होम शोरिंग का क्या मतलब है, बीपी और केपीओ में क्या फर्क है। आसान सी चीजें खुद से पढ़ के खत्म करो, नथिंग रॉकेट साइंस, पर वो देख लेना क्योंकि इनको खुजली मची, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने आपको मुझे लगता है जो यूपीएससी में इकोनॉमिक के क्वेश्चन सेट करते हैं वो प्रोफेसर की पैनल बदल गई और जो नए टीचर आए वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे या ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्लीज गो थ्रू दैट सिंपल थिंग्स, उसमें टाइम में वेस्ट नहीं करा, वीडियो बना के आसान चीजें निपटा देना, हैंडआउट में दिया है। हम बात करें सर्विस सेक्टर की, भारत देश का जितना प्रोडक्शन होता है उसका मोर देन 50% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और जितना भारत देश में एफडीआई बाहर से आता है उसमें मोर देन 80% आता है सर्विस सेक्टर में, जिसके अंदर ये कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ई रिटेल ऑनलाइन एजुकेशन फार्मास्यूटिकल रिसर्च ये सब प्रमुख सर्विस सेक्टर है। आपके अपन फार्मा तो मैन्युफैक्चरिंग और राइट, फार्मा का जो रिसर्च की अलग ही कंपनी हो, किसी सिर्फ रिसर्च का या क्लिनिकल ट्रायल का सब आउटसोर्सिंग में काम करती है। अब समझो फाइजर कंपनी है, अगर अमेरिका में वो कोई क्लिनिकल ट्रायल करेगा तो उसको मतलब छोटा सा एक दांत भी गिर गया तो करोड़ रुपए का वो कॉम्पेंसेशन मांग ले, तो फिर वो क्या करे, इंडिया की कोई कंपनी को आउटसोर्स कर लेगी, तुम इधर से सब गरीब लोगों को पकड़ लेना उनसे करवा लेना, और दांत भी टूट जाए तो 10,000 दे देना, नॉट कंप्लेन। तो दैट इज हाउ लॉट ऑफ दिस रिसर्च वर्क इज कमिंग टू इंडिया। उसके अपने ये सब एथिकल डायमेंशन भी है जो मैंने अभी आपको बताया फार्मास्यूटिकल ट्रायल, बट एनीवेज सो इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ मनी एंड फंडिंग। सर्विस सेक्टर में तकलीफ क्या होगी, कोरोना लॉकडाउन में से पहले सपोज 200 करोड़ का काम होता, कोरोना में सपोज एविएशन वो एक सर्विस है तो एरोप्लेन तो लॉकडाउन में बंद हो गए तो गिर जाएगा, फिर वापस लॉकडाउन हो गए तो चल जाए, तो ये शेप कैसा बन रहा है, वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी हो रही है बट नॉट इन एवरी सेक्टर, कुछ तो ऐसे मान लीजिए जिम, तो जिम में लोग पहले जितने ना जाते हो तो कम होगी। नॉलेज इकोनॉमी, अगर हम बात करें ऑयल की तो ऑयल सेक्टर में क्या चाहिए, उसका ड्रिलिंग मशीन चाहिए और ऑयल चाहिए। तो नॉलेज इकोनॉमी में क्या चाहिए, वहां पर ये इस पे बहुत चिंता की विषय नहीं है कि मशीनरी बहुत अफलातून है कि नहीं, अपने पास बड़ी सी जमीन है कि नहीं, नो व्हाट यू रिक्वायर इज इंटेलिजेंट वर्कर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपके पास ढेर सारे पेटेंट होने चाहिए, सिंगल रूम का भी आपका ऑफिस हो चल जाएगा, पेटेंट बहुत सारे होने चाहिए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मा टेक्नोलॉजी, आईटी एंड लर्निंग ये सब नॉलेज सेक्टर इकोनॉमी के सब पिलर्स हैं। इसमें इंडिया को क्या तकलीफ है, तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी है इसमें इंडिया का कंपटीशन चाइना से है, फिलीपींस और इंडोनेशिया से भी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कॉल सेंटर बीपीओ चलाना हो तो अमेरिकन कंपनी वो सारा काम इंडिया से ज्यादा फिलीपींस वालों को देना पसंद करती है, क्योंकि उनकी एक्सेंट एकदम क्लीन होती है अमेरिका वाली, तो कोई सुने तो बोल नहीं सकता कि ये कहीं और का है। सो वी नीड टू इंप्रूव द दिस प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट वाली ट्रेनिंग देनी पड़ी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप पाएंगे इसरो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां मतलब जैसे इलॉन मस्क का वो स्पेसएक्स है या वर्जिन गैलेक्टिक है या अमेज़न की कुछ ब्लू ऐसी कंपनी है जो स्पेस टूरिज्म कराती है, सबको अवकाश मिले के उसके टिकट प्राइस होते हैं $1 मिलियन में, ऐसा इंडिया में अपना कुछ है नहीं। सो दैट आल्सो इज अ एरिया वेयर वी हैव टू इंप्रूव कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस टेक्नोलॉजी में एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आईटी सेक्टर में हमने प्रगति करी, पर वो क्या बीपीओ और सॉफ्टवेयर टाइप की, लेकिन जो हार्डवेयर बनाना है उसमें हम ज्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि हार्डवेयर बनाने के लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री वर्कर्स, लैंड चाहिए, लेकिन इंडिया में आप जानते हैं फेडरल गवर्नेंस है, यूनियन का अलग, स्टेट का अलग, फिर ये अलग कानून बना है, उनका लैंड एक्विजिशन का अलग कानून हो, इसलिए इतना अच्छा काम नहीं हो पाया जितना चाइना वगैरह में, जहाँ पर जो उनका सी जिनपिंग बोलते हैं वही कानून है। सो देयर हैव बीन सम सेटबैक्स, लेकिन गवर्नमेंट उसको ओवरकम करी कैसे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाकर, और रिजल्ट भी दिख रहा है, जैसे वो टाटा ने विंस्टॉन कंपनी खरीद ली और अब वो आईफोन बनाएंगे बेंगलुरु के पास। फार्मा सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि रिसर्च डेवलपमेंट में जितना पैसा जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, तो मतलब कैंसर, कोरोना, ऑफ कोर्स कोरोना में तो हमने दवाई बनाई, पर कैंसर के जितने पेटेंट फाइजर नोवार्टिस वगैरह के पास होंगे हमारे पास नहीं है। ब्रेन ड्रेन की तकलीफ है, अमेरिका की एक से एक कंपनियां उठा के देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट कौन, सत्या नडेला, गूगल कौन, सुंदर पिचाई, तो सब इंडिया के लोग हैं, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं है, बिकॉज दे माइग्रेटेड। तो 1970 से ट्रेंड चला और चलते ही रहा है, इसको कम करने की जरूरत, तभी अपनी इंडिया की कुछ लोकल नॉलेज इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। सनराइज सेक्टर, अगर मैं कहूँ ऑयल, तो भाई मुकेश अंबानी को खुद को पता है कि ऑयल का बहुत स्कोप है नहीं, मतलब जितना निचोड़ना था निचोड़िए, जितना खरीदना है लोग खरीद लेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं कि आजकल वो जियो 5G मीडिया आईपीएल टेलीकास्ट राइट ये सब में वो लगे। तो मतलब ऑयल को हम कहें कि अगर वो सनसेट सेक्टर है कि अब सूर्यास्त है उसमें बहुत अब आगे ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो फिर सनराइज मतलब कहाँ स्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब है जहाँ पर ज्यादा रैपिड ग्रोथ के अवसर दिखते हैं। इन सभी सेक्टर को गवर्नमेंट हेल्प करेगी, टैक्स में सब्सिडी में अवेयरनेस, कॉलेज कोर्स, पेटेंट फी में माफी, ये सब होगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आप समझो एग्रीकल्चर में हमने बहुत अप्लाई करी थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इंक्लूडिंग फॉर द मेंस। मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखने लायक एक चीज देखी, टेक्सटाइल और एमएसएमई। फार्मा जो है वो मेंस में थोड़ी बहुत उसकी समझ करनी है, पर सर्टेन एरियाज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर।
आईटी सेक्टर सर्विस में थोड़ा बहुत समझना है, वो कौन सा ई कॉमर्स वाला एंगल समझना है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। हम बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिज्म में कितने 5 करोड़ टूरिस्ट आए थे, भारत के अंदर 100 से ज़्यादा रेडियो चैनल है जिसमें 115 एफएम वाले हैं और बाकी एएम वाले हैं, हम ऐसा सब पढ़ने नहीं बैठे। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखो ऐसा पूछने का रिवाज नहीं, और पूछते भी है तो इतना याद रख के हम जा नहीं सकते। तो हम एक-एक सेक्टर को पढ़ने नहीं, सीमेंट सेक्टर में कितनी कंपनी है, टायर सेक्टर में कितनी कंपनी है, उसमें से कितनी टॉप 3 ग्लोबल सीएट और एमआरएफ टायर है कि नहीं। खैर, तो हम लोग देख रहे थे सर्विस सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी वगैरह बेसिक देखा, एक उसका हार्डकोर मुद्दा बचता है ई-कॉमर्स, उसमें भी एक बर्निंग टॉपिक है ओएनडीसी। जैसे डिजिटल पेमेंट में था यूपीआई, ऐसा इधर एक चीज़ नहीं बनी ओएनडीसी, वो समझिए, पर उसे हम समझेंगे कल। तो कल रात मिलते हैं, ओएनडीसी ई-कॉमर्स देखेंगे, फिर ये सब कंज्यूमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले उसके लिए अलग-अलग संस्थान है, बीआईएस, एनआईएसआई, मार्क क्वालिटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंटरप्राइज, उसके ये फ्रिज पे 5 रेटिंग होंगे तो एनर्जी कम खाएगा वगैरह। फूड सेफ्टी का अलग, कंज्यूमर कोर्ट और उसके कानून, वो सब कल देखेंगे। तो समझो कल में भी ये 1 घंटे का काम है और ये निपट जाएगा अपना 4बी का हैंडआउट। इसलिए कल शाम 7 बजे तक मैं नया पिलर 4सी का हैंडआउट डालूँगा, उसमें हम क्या समझेंगे, नीति आयोग 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें समझिए। हाँ, तो ये निपटाएँगे फिर ये। तो देखो 4बी भी ये 70 पेजेस का तो है, आप बैकलॉग होने मत दो, सैटरडे संडे में छुट्टी है तो बैकलॉग कंप्लीट करो। और हैंडआउट में ये जो छोटी-छोटी चीज़ दी है, टर्सरी और क्वानरी और आउटसोर्सिंग एंड होमशोरिंग एंड बीपीओ, ये सब पढ़ के खत्म करो भाई। कुछ नहीं मचिए, यूपीएससी को उनकी बॉल जैसे आती रहे, आपने बैटिंग बदलनी पड़े। खिलजी का पूछे तो सिर्फ खिलजी करके नहीं जा सकते, पूरी मिडाइवल में जितने भी वो मुगल और दिल्ली सल्तनत के सब राजा करके जाने पड़े, ऐसी बात है। वो पूछे एक चीज़ तो फिर आपको बहुत करनी पड़े। सो दैट्स वन थिंग, योर वर्क इंक्रीजेस बाय व्हाटएवर 20 पेजेस या 10 पेजेस। तो लेफ्ट राइट करनी करते रहिए, कल मिलते हैं। बेस्ट विशेस, लेट्स